न गिरने की हड़बड़ी है, न बढ़ने की जल्दी और सीमित दायरे में बड़ा सुस्ती के साथ होता हुआ कारोबार। बाकी पहले घंटे में जो रेंज थी, पूरे दिन भर अभी तक वही रेंज। आखिरी 1.5 घंटे में क्या कुछ एक्शन बढ़ेगा? यदि हाँ, तो किस तरफ रहेगा, इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। मैं एग्जैक्टली आपसे पहला सवाल यही करने वाली थी। 18,600 के पास है, ठीक जिस लेवल पे खुले थे हम उसी लेवल पे घूम कर आ गए। फुल टाइम पास चल रहा है। हाँ। और बैंक निफ्टी भी से एग्जैक्टली वही लेवल है। 43,094 वही खुला था। 43,093 मतलब वही लेवल है जहां पर हमने सुबह को इसको देखा था। 2 बजे। हाँ। क्या हो रहा है सर? टाइम पास। पहले बड़ी बातें बता दूं आपको। हाँ सर, उसके बाद बता दूं क्या हो रहा है। आइए, बाजार कमजोर है, लेकिन खुलने के बाद और ज्यादा कमजोर नहीं होता दिख रहा है। सीमित दायरे में बाजार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लगभग 100 पॉइंट नीचे निफ्टी है। बैंक निफ्टी भी लगभग 225 पॉइंट नीचे है। 43,100 के आसपास है। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी उसके आसपास प्रवेश करता हुआ दिखा है, वो है 43,000 से 43,125 के। विदेशी बाजारों से और ग्लोबल मार्केट से जुड़े हुए सेक्टर्स आज थोड़े दबाव में। तीनों ही आपको पता है कौन से? आईटी, फार्मा, मेटल। बस ये तीनों के उसका असर इन तीनों सेक्टर में दिखा है। लेकिन इसके साथ साथ सरकारी कंपनियों के शेयरों में, रियल एस्टेट सेक्टर में जो पिछले 5-7 दिनों में बड़ा तेज रहा है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। प्राइवेट बैंक थोड़े कमज़ोर हैं। ऑटो शेयरों में बिकवाली होती दिख रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स आज कमज़ोर होता हुआ दिखा है। इसने भी पिछले हफ्ते भर में 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी मिड कैप इंडेक्स ने दिखाई, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है। रुपया ये महीने भर के निचले स्तर पर आ चुका है। 82 रुपये 25 पैसे का लेवल है आपके सामने। तो करेंसी मार्केट की कमजोरी भी थोड़ा सा मूड बिगाड़ती हुई या फिर अच्छा नहीं होने देने में अपना योगदान दे रही है। डाउ फ्यूचर्स मजबूत थे सुबह। अब हम तो आजकल हरे निशान को ही मजबूत मान लेते हैं। 60-70 पॉइंट ऊपर थे, अब वहां से गिर गिरा के एकदम फ्लैट हो गए। कहना मुश्किल है कि आज रात में अमेरिका में क्या होगा, और वो इसलिए भी मुश्किल है कि हम भी खुलकर सीमित दायरे में हैं। अमेरिका के फ्यूचर सुस्त है और यूरोप के बाजार भी एकदम सुस्त हैं। कहीं कुछ कोई करने के मूड में नहीं है। तो आज छुट्टी से मैं आया हूँ, मूड बाजार छुट्टी का है। हाँ, बाजार छुट्टी पर चला गया। हाँ, ऐसा लग रहा है। ओके सर, तो फिर अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है? आपने तो काफी हद तक जस्ट बता दी, और बोलते बोलते सर यहाँ रुपया भी गिर गया, 33 पे आ गया है। 55 पैसे की कमजोरी है। एग्जैक्टली 4-5 हफ्ते के लोस के पास ट्रेड कर। दो चीज है दीप, सॉरी बंसल जी को माफ। ओके। बंसल जी की माफी मांगते, लेकिन बंसल जी तो फिर भी कम बोलते हैं। मुझे तो इतना बोलना पड़ता है दीप। मैं तो एक ही बार बोला है, तो फिर बंसल जी का गुनाह मुझसे बड़ा है। ओके बंसल जी, एग्रीड ना? सहमत है ना? नहीं अनिल जी, ये तो कुछ भी गुनाह नहीं है। गुनाह तो वो है, देखिए अनिल जी, ये तो अपना रंगमंच है। यहाँ पे नेहा को आप दीप बोले, आशीष बोले, सब अलाउड है। आप ये सोचो अनिल जी, दूसरे चैनल पर अगर कोई दूसरे एंकर को नेहा या दीप बोलते तो क्या होगा? गुनाह तो अनिल जी वो है। ये हुई ना बात। वाह, मतलब ये आपका अब तक का वन ऑफ द बेस्ट शॉट था बंसल जी। मजा आ गया। क्या मारा है शॉट, बिल्कुल मतलब ये बाउंड्री के बाहर नहीं, स्टेडियम के बाहर पहुंची है बॉल। वंडरफुल। तो मैंने बंसल जी को खुश करने के लिए नेहा को दीप कहा था। हम दीप को कॉल करके पूछना होगा वो खुश है कि नहीं। इसकी आ गई होगी। तो बात यह कि जहां हम खुले लगभग उसी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। बढ़ने के लिए कोई बड़ा कारण नहीं है। आपको बढ़ने के लिए सपोर्ट चाहिए, या तो रुपया ठीक हो, या आपके डाउ फ्यूचर्स ठीक हो, या यूरोप में थोड़ी कुछ कहीं से कुछ आपको ऐसा सिग्नल मिले जिससे आपको लगे कि हाँ बढ़ना चाहिए मुझे। तो वो मिसिंग है। गिरने के लिए जो आपको बड़ा एक वो चाहिए, तो जो कुछ भी गिरे हैं आप खाली ग्लोबल मार्केट और कल के उस एक्शन से गिरे जो अमेरिका में हुआ। फ्रेश गिरने के लिए क्या चाहिए? फ्रेश गिरने के लिए या तो डाउ फ्यूचर्स और जोर से गिर जाए, यूरोप खराब हो, ठीक है, या फिर एफआईएस की बड़ी बिकवाली दिखे। वो भी नहीं हो रही। पिछले 3 दिनों में देखें, कभी कैश में तो कभी फ्यूचर्स में, वो मिक्स सा मामला चल रहा है। सो आई थिंक आज के डेटा इंपॉर्टेंट होंगे कि किस तरह का एक्शन एफआईएस का हुआ है। अगर कैश फ्यूचर दोनों में बिकवाली है तो फिर थोड़ा सा आपके लिए चिंता की बात। अब दूसरी तरफ जहां आप 77% इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पे सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, 66 पे आ गए, आज थोड़ा और कम हो गए होंगे, तो आप हल्के भी हो रहे हैं। सो आई थिंक बाजार है ना, मतलब थोड़ा टाइम पास करना चाहता है। लंबी तेजी दिखाने के बाद अब थोड़ा हाँ, सा मतलब अब नया क्या करूं उसके लिए कुछ है नहीं। सही बात है। तो क्योंकि जब ग्लोबल संकेत, इससे पहले सर जब आप नहीं थे, ग्लोबल संकेत ऐसे थे नहीं, जब तक डेवलप नहीं हुए थे तभी भी हम भाग ही रहे थे।
उस टाइम भी हम लोग जब बैंक निफ्टी था, कल गवर्नर साहब बताएंगे क्या करना है ना। आई थिंक अब जो अगर बहुत आगे तेजी से भागना है तो भी गवर्नर साहब बोलेंगे, और रुकना है तो भी गवर्नर साहब बोलेंगे। और सर ये सेक्टोरल चर्निंग भी चलती रहेगी? हाँ बिल्कुल चलेगी। आप देखिए जो सेक्टर बढ़िया भाग चुके थे, जैसे पहले आपको प्राइवेट बैंक्स ने लीड किया, रिलायंस ने लीड किया, अभी पिछले 7 दिनों से मेरी अनुपस्थिति में सारे आईटी और मेटल चले। करेक्ट क्योंकि ग्लोबल रिकवरी आई है। जो हमारा हाई बना है, लाइफ टाइम हाई, वो ग्लोबल रिकवरी की उम्मीद में बना है कि आपका चाइना में ठीक होने वाला है, खुल जाएगा, यूएस के डेटा ठीक आ रहे हैं, तो उस चक्कर में बढ़ा है, यूएस बढ़ा है। सो जब ग्लोबल रिकवरी आ रही है, जो सेक्टर आपके भाग चुके हैं, ऑटो बैंक्स जो पिटे हुए हैं वो ग्लोबल सेक्टर है, और आप बड़ ग्लोबल वजह से रहे, वैल्यूएशन थोड़े ठीक हो गए, तो आपके आईटी फार्मा मेटल चल गए, राइट। ये अब फॉर एग्जांपल सबसे बढ़िया पिछले साल भर में प्रदर्शन करने वाला सेक्टर कौन है? डिफेंस। डिफेंस के शेयर क्या भागे। उसके बाद हमने 2 महीने पहले एक सेक्टर पकड़ा था कि नया डिफेंस सेक्टर आपका रेलवे, राइट। आप रेलवे स्टॉक देख लिए, सारे स्टॉक 2 महीने में 50 से 100% ऊपर है वहां से। करेक्ट। कोई सोच सकता था कि मतलब आरवीएनएल जैसे शेयर डबल भी हो जाएगा। हाँ? तो मतलब अब लेकिन अब आपके लिए डिफेंस वो सेक्टर नहीं जहां आप कूद के आज का आज ले लो। रेलवे थोड़ा और 25% बढ़ने के बाद, 20% बढ़ने के बाद ये आपके लिए फुली प्राइज्ड हो जाएंगे। सो आई थिंक अब है ना आपके लिए सेक्टोरल चर्निंग आएगी, और इस सेक्टोरल चर्निंग में अगर ग्लोबल मार्केट्स खराब नहीं हुए तो आईटी फार्मा मेटल धीमे धीमे नीचे खरीदारी दिखाएंगे। सो आईटी फार्मा भले ही आज बिकवाली है, लेकिन आईटी फार्मा एक आध दिन 2 दिन के मुंह के बाद मुझे लगता है कि बायोडिफ वाली सिचुएशन दिखा सकते हैं। मैं हड़बड़ी में जल्दबाजी में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो सिचुएशन आ सकती है जहाँ सेक्टोरल चर्निंग होगी। तो इसलिए उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अभी तक ओवरऑल कैश मार्केट के स्टॉक्स का मूड माहौल ठीक है, रहेगा। दिसंबर ऑन द होल ये महीना मिड कैप्स के लिए अच्छा रहना चाहिए। 2 वजह है। एक लाइफ टाइम हाई पर आ गए हैं, बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है कि मार्केट लाइफ टाइम हाई पे मेरा पोर्टफोलियो तो हिल नहीं रहा। सही बात है। और जब तक ये शिकायत है तब तक मिड कैप शेयरों के बढ़ने की गुंजाइश है, तब तक मिड कैप शेयरों के बढ़ने की गुंजाइश है। सो मिड कैप। और दूसरा, दिसंबर का महीना है, 31 दिसंबर के आसपास तक आप एनएवी बढ़ाने के हिसाब से भी अपने फेवरेट स्टॉक को और खरीदना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। अब लार्ज कैप के वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, तो अगर आपके पास कुछ सस्ते मिड कैप्स हैं जहां आप और ऐड कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, वो फंड मैनेजर्स करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब अगर ये सुस्ती वाला, टाइम पास वाला, कंसोलिडेशन वाला माहौल निफ्टी सेंसेक्स में बना रहता है, बैंक निफ्टी में बना रहता है, तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर फोकस धीरे धीरे शिफ्ट होता दिखेगा, और वहां पर आपको कोई डरने घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अभी भी आज की मार्केट में देखिए 1600 शेयर बीएसई पे ऊपर है, 2000 नीचे है। सुबह से उल्टी जरूर हुई है, लेकिन इतनी कोई खराब नहीं है। निफ्टी में देखिए, एनएससी में देखिए 800 शेयर अभी भी मजबूत है। तो आई थिंक थोड़ी आज प्रॉफिट बुकिंग बली है, और वो भी इसलिए कि 3.5% 7 दिन में मिड कैप इंडेक्स भागा है। सो इसलिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, बट आई थिंक वो ब्रॉडर मार्केट ठीक है। इंडेक्स में मूव के लिए नया ट्रिगर चाहिए। आई डोंट नो अमेरिका देगा या गवर्नर साहब देंगे, आरबीआई वाले, कल दोनों में से देखना पड़ेगा। ओके। और ये बैंकिंग स्पेस से जो पीएसयू बैंकिंग की कहानी शुरू हुई, पहले बहुत जबरदस्त, थोड़ा लल, और आज फिर से वापस, तो ये क्या लग रहा है? ठीक है। हाँ, मतलब ठीक है। सेक्टोरल टर्निंग बैंक्स में भी अब आपका आईसीआईसीआई कोटक नहीं चलेगा तो शायद पीएनबी बीओबी केनरा बैंक वगैरह भी हो। तो ये आज तो रिपोर्ट्स भी थी ना, मॉर्गन की, तो मॉर्गन ने ट्रिगर दे दिया है। बॉब भी था, बीओआई भी था, और काफी अच्छे ब्लॉक डील्स भी यहाँ दिखे। चलिए अब जान लेते हैं कि बाजार की नजर अब कौन से ट्रिगर्स पर रहने वाली है। पूरी डिटेल लेकर कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, बताइए क्या डिटेल्स है आपके पास? आफ्टरनून नेहा, डिटेल्स में सबसे पहले तो आज के जो ट्रिगर्स हैं उस पर नजर डालते हैं। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल, इसके नंबर्स आएंगे, साथ ही पीटीसी इंडिया Q1 FY23 की ये भी नंबर्स डिक्लेयर करने वाली है। ग्रॉर एंड वेल ये भी फोकस में रहेगा, क्योंकि पूंजी निवेश पर कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है, और शेयर स्प्लिट पर स्टार हाउसिंग फाइनेंस भी विचार करेगा आज के दिन में ही। 7 दिसंबर कल टेक सॉल्यूशंस के नंबर्स आएंगे, साथ ही आरबीआई का डेफिनेटिव पॉलिसी आउटकम पर हमारी नजर बनी रहेगी। जो विंटर सेशन है वो भी पार्लियामेंट का कल से शुरू होकर 29 दिसंबर तक रहेगा। दिल्ली के जो एमसीडी चुनाव हुए हैं उसके नतीजे भी कल के सत्र में ही आते हुए नजर आएंगे। लूमेक्स इंडस्ट्रीज कंपनी की बोर्ड बैठक
बैठक है। इनफैक्ट जो पुणे में इनका चक्कन में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर और साथ ही फंड जुटाने पर कंपनी बोर्ड बैठक करेगी। यूनिपार्ट्स इंडिया इसके आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है और साथ ही हैट्सन एग्रो के राइट्स इशू की एक्स डेट है। ग्लोबल इवेंट्स के लिहाज से यूरोप का Q3 जीडीपी आंकड़ा भी आपके सामने आएगा। जहां तक 8 दिसंबर की बात है, उसमें गुजरात असेंबली इलेक्शंस और साथ ही हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्शंस हुए हैं उसके नतीजे आते हुए रहेंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। साथ ही किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज यहाँ पर कंपनी की EGM होने वाली है, जो इस तरह से जो फॉरेंसिक ऑडिटर के मामले पर यहाँ पर जो इसकी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। आईपीओ के लिहाज से धर्मज क्रॉप गार्ड इसकी लिस्टिंग होने वाली है और साथ ही BLS इंटरनेशनल ने जो बोनस शेयर जारी किए थे उसकी एक्स डेट है 8 दिसंबर को। रिकॉर्ड डेट है हैट्सन एग्रो के राइट्स इशू की। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से जापान का Q3 जीडीपी आंकड़ा और साथ ही यूरोप में जो ECB प्रेसिडेंट है लागार्ड, वो एक पब्लिक इवेंट में हिस्सा लेती हुई नजर आएंगी। चलिए, तो ये वो घरेलू और लिस्टिंग कब है? कल की परसों? लिस्टिंग है सर परसों 8 एक दिन है ना यार अभी पढ़ने के लिए, क्योंकि इस बार तो मैंने पढ़ा ही नहीं आईपीओ तो। करेक्ट। क्या नाम? धर्मराज क्या था? धर्मज क्रॉप गार्ड। धर्मज क्रॉप गार्ड। आईपीओ तो मेरे बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, कि बता रहे हैं कि हाँ, 2 आईपीओ आके चले गए। अरमान 2 आ गए, बता रहे कि आपने बताया नहीं। बाकी तो छोड़ो, चलो व्यूअर कंप्लेन कर रहे, समझ में आता है। उनकी वकालत कौन कर रहा है पता चला? खुद नेहा जी। आज नेहा ने मुझे 2 मैसेज भेजे ट्विटर पे, सर ये देखो लोग नेहा के नाम से शिकायत लगा रहे हैं। नेहा को भेजे, अनिल जी छुट्टी पे गए, ये 2 आईपीओ का विश्लेषण नहीं किया। ठीक है नेहा जी, नहीं नहीं, क्योंकि हेडलाइंस में हम ले रहे थे, अपडेट्स में ले रहे थे, लेकिन ये चीज मिसिंग थी कि उस पे एडवाइस कहाँ से आई। हमारी टीम ऐसी है, मजबूत है देखो, इसलिए बॉस को भी छोड़ती नहीं है। अगर नहीं काम किया तो लेकिन हाँ मैं पढ़ नहीं पाया एक्चुअली, वहाँ पे नहीं मिला इतना समय कि मतलब फिर मुझे लगा भी कि यार पढ़ लेता थोड़ा, घंटा 2 घंटा निकाल के तो ठीक रहता, थोड़ा आइडिया दे पाता है। लेकिन वो क्या, वो पल्स जैसी चाहिए, फिर वो मजा आता नहीं है। इंटरव्यू करो मैनेजमेंट का, बात करो, तब आप बताओ ना, तो फिर मजा आता है कि अपने फुल कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं हाँ कंपनी अच्छी है, खराब है, लिस्टिंग के लिए लगाए, लॉन्ग टर्म के लिए लगाए। बाकी फिर वो आधे अधूरे में मजा नहीं आता, तो इसलिए प्लीज एक्सप्लेन। यहाँ भेजा ना 2 मैसेज, हाँ बता दो सबके सामने। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कुशल ने तो हमको बता दिया कि कौन कौन से घरेलू और विदेशी ट्रिगर्स हैं जिन पर फोकस करना है। अरमान, जरा बताइए कि खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में एक्शन दिख रहा है? जी बिल्कुल, फोर्स मोटर्स के जो है नवंबर महीने के अपडेट आते हुए दिखे हैं, जो उनकी जो कुल बिक्री की अगर आप बात करेंगे वो लगभग 90% के आसपास जो है वो बढ़कर आती हुई दिखी है। वहीं अगर आप घरेलू बिक्री देखेंगे वो 110% बढ़कर आई है, और अगर आप कुल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो वो 83%, लगभग 82% के आसपास जो है वो बढ़कर आती हुई दिखी है। रत्नमणि मेटल पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि कंपनी को एक 260 करोड़ के आसपास का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और उस कुल ऑर्डर में अगर आप बात करेंगे तो लगभग 30 करोड़ के आसपास जो है उसमें एक्सपोर्ट का जो ऑर्डर है वो भी शामिल है। कोल इंडिया पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो नवंबर में कोयला उत्पादन है वो देखेंगे लगभग 11.7% बढ़कर आता हुआ दिखा है। वहीं अगर आप देखेंगे पावर प्लांट्स के जो कोयला सप्लाई है वहां पर भी लगभग देखेंगे 3.6% की बढ़ोतरी देखी गई है। और अंत में कुछ ब्लॉक डील्स हैं, और मेजोरिटी अगर आप देखेंगे तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही है, जिसमें PNB लगभग 1 करोड़ शेयर, बैंक ऑफ इंडिया 41 लाख शेयर, साउथ इंडियन बैंक लगभग 63 लाख शेयर्स, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लगभग 11 लाख शेयर हैं, उसमें 5.3% इक्विटी है। और अंत में जिंदाल स्टेनलेस की अगर बात करेंगे तो वहां पर लगभग 38 लाख शेयर्स हैं, जो 0.7% इक्विटी के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है सारे के सारे खबरों वाले शेयर जहां पर माफ कीजिएगा, जहां पर आज बाजार खुलने के बाद हुआ है भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ तैयार है। बंसल जी के दर्शन आप कर चुके हैं, और सुमित जी भी ऐसा लग रहा है कि लंच के बाद पूरी तरह से तैयार है। सुमित जी लंच करके आए? बिल्कुल करके आए। कैसे पता चला? अरे जी 2 बज गए तो लंच करके बैठूंगा। नहीं, जब आदमी ना कुछ तो खाया ही है, अच्छा ही खाया है। अभी भी मतलब खाने के बाद, शो पे आने के बाद भी अगर वो फीलिंग आ रही है, हैप्पी लंच। ओके, और सुमित जी, कुणाल जी, किरण जी, नितिन जी और हिमांशु जी सब तैयार है। और जब सुमित जी इतना सब अच्छा लंच करके आए तो पहला बिगुल सुमित जी के लिए ही बनता है। सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, आपने बहुत गौर से देख लिया, वो एक्चुअली सौंफ या वगैरह कुछ खाते हैं ना खाना खाने का, वैसे खाया हुआ था। हाँ, मुखवास। मुखवास, यस।
तो अनिल जी, अब जिसके लिए बिगुल बजा है वो स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 185 रुपीज 50 पैसा फ्यूचर्स में, और स्टॉक के अंदर बिकवाली है। सेल कॉल मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का नाम है रेन इंडस्ट्रीज। रेन इंडस्ट्रीज के अंदर सेलिंग प्रेशर है, ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है 190 191 स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल ऊपर में टूटेगा नहीं तब तक इसके अंदर फ्रेश मोमेंटम ऊपर का बनेगा नहीं। यहां से अब एक दबाव देखने को मिलना चाहिए, तो यहाँ पे बिकवाली करे। मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहाँ से 191 का सेल 191 का स्टॉप लॉस लगा के सेल इनिशिएट करे। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 178 रुपए से लेके 175 रुपए तक का मूव 2-3 दिनों के अंदर रेंज में देखने को मिलना चाहिए। तो बिकवाली करे 191 का ऊपर में स्टॉप लॉस लगाएं, नीचे में 178 रुपया और 175 रुपया, ये लेवल्स 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिलने चाहिए। बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा रेन इंडस्ट्रीज। ओके, रेन इंडस्ट्रीज सेल करके चलें। फ्यूचर्स में 178 और इवेंचुअली 175 तक का लेवल दिखेगा। 190 के पास एक हर्डल दिखाई दे रहा है सुमित जी को, और यहीं पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। फिलहाल 186 के पास इसमें कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ यहाँ पर स्टॉक्स पे फोकस कर लेते हैं, और इसी में से फोर्स मोटर्स, अरमान ने कुछ समय पहले इसका जिक्र किया था। नवंबर के बिक्री के आंकड़े यहाँ पर कुछ वृद्धि देखने को मिली है 88% के आसपास की। 1952 यूनिट के आसपास वाई आधार पर यहाँ बेचे गए हैं, और एक्सपोर्ट्स में हालांकि गिरावट देखने को मिली है। घरेलू बिक्री 110% बढ़ी है। फोर्स मोटर्स, कुणाल जी आप जरा बताएंगे चार्ट्स पे इस समय आपको कैसा दिख रहा है? देखिए नेहा, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, हमने स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए देखा। स्टॉक में हायर बॉटम्स की श्रृंखला भी बनी हुई है। एक रेजिस्टेंस चार्ट पर नजर आती है 1650 से 1700 के रीजन में है, तो मुझे लगता है 1650 से 1700 के आसपास स्टॉक रुकेगा। जिनके पास पोजीशन है बने रहे, कोई नई खरीदारी के इन स्तरों पर मेरी राय नहीं। फिलहाल कोई फ्रेश स्ट्रैटेजी नहीं बनती है, लेकिन अगर आपकी पोजीशन है तो आपको इसको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। चलिए, अब वक्त हुआ है हिटमैन हिमांशु का। हिमांशु जी, गुड आफ्टरनून। से बताइए, दोपहर की रणनीति आपकी कहां से आ रही है? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू नेहा जी, गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, मुझे लगता है कि बाजार में थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन का माहौल है, और कैश स्टॉक्स में कुछ अच्छे ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। फर्टिलाइजर स्पेस पे कुछ अच्छी एक्टिविटीज है, अच्छे चार्ट सेटअप्स है। तो वहां पर एक कैश सेगमेंट का स्टॉक मद्रास फर्टिलाइजर्स, जो कि लगभग अभी 57 रुपए 20 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर नेहा जी, मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म के नजरिए से एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो मेरी खरीदारी की राय है, एक इंट्राडे या बीटीएसटी नहीं है, बल्कि 1 से 2 हफ्ते के नजरिए से यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है। मद्रास फर्टिलाइजर के स्टॉक में 56 रुपए तक इसमें कोई डिप मिलता है तो खरीदारी करके चलें, और सिर्फ एक 4 रुपए का यानी कि 52 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक नए लाइफ टाइम हाइज बनाने को तैयार है। 70 और 75 रुपए के पोजिशनल टारगेट्स के लिए मद्रास फर्टिलाइजर मेरी तरफ से खरीदारी का एक आइडिया रहेगा। ओके, तो हिमांशु जी की तरफ से मद्रास फर्टिलाइजर स्पेस काफी बजिंग रहा है, और यहाँ पर भी बहुत सारी रणनीति है। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी आज इन्होंने दी है, ये 1 हफ्ते के लिहाज से है, क्लियर किया है। 56 के पास खरीद की रेकमेंडेशन है। फिलहाल 58 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 52 का स्टॉप लॉस, 70 और 75 तक का टारगेट गोइंग फॉरवर्ड यहाँ देखने को मिल सकता है। आज मेटल स्पेस में हम थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ देख रहे हैं, लेकिन रत्नमणि मेटल आज हमारी स्टॉक्स इन न्यूज की लिस्ट में भी शामिल है। कंपनी को 263 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और कुल ऑर्डर में 29 करोड़ एक्सपोर्ट ऑर्डर भी शामिल हैं। रत्नमणि मेटल, बंसल जी एक बार सर चार्ट पे देखेंगे, बताएंगे। फिलहाल तो बिल्कुल सुस्ती यहाँ पे दिखाई दे रही है, कोई स्ट्रैटेजी बनती है इस समय? नेहा, यहाँ पे चार्ट देखें तो चार्ट काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट चार्ट तो ये बोल रहा है कि इसको बाय एंड होल्ड करना चाहिए। नीचे में 1900 काफी अच्छा बेस है, और जिस तरीके का नया या टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक एक प्रबल दावेदार है। अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर नया 52 वीक हाई, लाइफ टाइम हाई लगाने का प्रबल दावेदार है। तो 2150 प्लस के टारगेट के लिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1900 रत्नमणि मेटल्स में खरीदारी की राय है। रत्नमणि मेटल्स ये है स्टॉक जहां पर आपको एक्शन होता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते आगे। कल आने वाली है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी है उसकी 3 दिनों की बैठक चल रही है। आज दूसरा दिन है, कल फाइनल और आखिरी दिन है, और कल ये फैसला किया जाएगा कि ब्याज दरें कितनी बढ़ाई जाए। और उसके बाद गवर्नर साहब कल आपको
पूरी की पूरी जानकारी भी देंगे। कल सुबह आप पूरा विस्तार से मॉनेटरी पॉलिसी का कवरेज हमारे साथ देख पाएंगे और बाजार के जाने माने एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे 9:45 से सुबह बग्गा साहब, अतुल जोशी साहब जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, महेंद्र कुमार जाजू साहब जो है वो बड़े ज़बरदस्त डेट फंड मैनेजर हैं, राहुल अरोड़ा साहब को आप जानते हैं इक्विटी के बड़े मास्टर। तो हर एक एंगल से आपके लिए क्रेडिट पॉलिसी का कवरेज करने के लिए हमारे बाकी सारे एक्सपर्ट्स जो कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी और बाकी सारे मेहमान जो हैं पैनल पर वो तो होंगे ही, वो तो हैं ही। उनके अलावा ये और होंगे जो पॉलिसी के लिए विशेष आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन पॉलिसी में क्या कुछ हो सकता है, इस पर जी बिजनेस ने करवाया है बाजार के जाने माने एक्सपर्ट्स, मार्केट एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट और बैंकर्स। ये 3 लोग हैं जो पॉलिसी की ज़्यादा समझ रखते हैं। तो इन तीनों के बीच में करवाया एक बड़ा पोल और ये पोल की पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ आ रहे हैं वरुण दुबे। वरुण बताइए तो अनिल जी, एक मिनट ओके एक मिनट, कौन सा पोल करवाया आपने, एंट्री पोल या एग्जिट पोल? अनिल जी ये अभी एंट्री पोल है ओके। लेकिन इस एंट्री पोल में भी एक एग्जिट पोल वाला क्वेश्चन भी हमने पूछा था, तो वो काफी इंटरेस्टिंग मुझे नजर आया है। Okay. वो दोनों मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले एंट्री पोल। तो एंट्री पोल में तो ये था कि पॉलिसी में रेट कितने बढ़ेंगे। अब यहाँ पे सबको पता था रेट तो बढ़ेंगे, तो हमने 4 ऑप्शन दिए थे, 25 बेसिस पॉइंट, 35, 50 और 75। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग हैं, यानी कि 80% के आसपास के हमारे जो पोल पार्टिसिपेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि 35 बेसिस पॉइंट इस बार रेट हाइक होने वाला है। केवल 20% है जो कि कह रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट होने वाला है। अगला सवाल हमारा जो था, जो आपकी एग्जिट पोल कह रहे हैं, उसी तरह का सवाल था। हमने कहा कि चलिए कल तो रेट हाइक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आने वाले समय में आरबीआई पॉज लेने के पहले कितना रेट हाइक और करेगा। और यहाँ पे हमने जो ऑप्शन दिए थे, बेसिकली हमें लगा था कि करीब करीब 50 बेसिस पॉइंट शायद और हो सकता है, 35 बेसिस पॉइंट और हो सकता है। लेकिन हमारे जो पोल पार्टिसिपेंट्स थे उसमें से काफ़ी लोग ये मान रहे हैं कि शायद कल का जो रेट हाइक होगा वो आखिरी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि 0 के आसपास रेट हाइक आगे आने वाले समय में होगा। कुछ कह रहे हैं 25, कुछ कह रहे हैं 35। इक्का दुक्का लोग ही थे जो कह रहे थे कि हो सकता है कि 50-75 बेसिस पॉइंट और होगा। वो भी मुझे लगता है कि हमने उनको ऑप्शन दिया था, इसके लिए उन्होंने कहा अगर हमने 0 का ऑप्शन दिया होता तो शायद वो भी 0 ही कहते। यानी कि मेजोरिटी हमारे जो पोल पार्टिसिपेंट्स है वो कह रहे हैं कि शायद कल का रेट हाइक या तो आखिरी हो सकता है या तो उसके बाद करीब 25 बेसिस पॉइंट या 35 बेसिस पॉइंट के आसपास का ज़्यादा से ज़्यादा रेट हाइक होगा। अगला सवाल हमारा था कि क्या आरबीआई अपने पॉलिसी स्टैंस में कोई बदलाव करेगा। देखिए, हो ये रहा है कि लगातार आरबीआई जो है वो एकोमोडेटिव स्टैंस अभी भी रख रहा है, कह रहा है कि हम बदलेंगे, लेकिन अभी तक बदला नहीं। इसके लिए लोगों ने होप छोड़ दी, तो 80% कह रहे हैं कि नहीं बदलेगा। इन्फ्लेशन के टारगेट को लेकर हमने कहा कि क्या वहां कोई बदलाव होगा। 100% लोग कह रहे हैं कि नहीं, इन्फ्लेशन को आरबीआई छेड़छाड़ नहीं करेगा। जीडीपी फोरकास्ट क्या आरबीआई रिड्यूस करेगा, पिछले बार रिड्यूस किया था, तो यहाँ पे भी 80% लोग मान के चले कि नहीं, उसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा, कोई गिरावट नहीं हो रही। और लिक्विडिटी, क्योंकि अभी भी हम काफ़ी सारे बैंक से जब बात करते हैं तो कहते हैं कि 2-3 महीने की लिक्विडिटी जो है वो अभी भी मार्केट में है, पर्याप्त है। और इसके लिए हमने जब पोल में पूछा कि क्या लिक्विडिटी में यहाँ कोई बदलाव होगा या फिर कोई मेजर्स लिए जाएंगे, तो 70% का कहना था कि नहीं, आरबीआई को फिलहाल जरूरत नहीं है लिक्विडिटी में कोई भी छेड़छाड़ करने की। यानी कि इस पोल को अगर आप देखें तो 35 बेसिस पॉइंट तो कल बढ़ेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि शायद आगे और बढ़ोतरी ना हो। काफ़ी सारे पोल पार्टिसिपेंट्स ये मान के चल रहे हैं। तो आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री सुननी पड़ेगी और देखना होगा कि वो किस तरफ इशारा करते हैं। तो मतलब पहली चीज बात तो ये कि ज़्यादा चांस है कि कल ही जो होना है फाइनल 0.35, हाँ 35 बेसिस पॉइंट बढ़ जाएगा। हाँ, और बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो में हो गया तो 1/4% और, करेक्ट? हाँ अनिल जी, मतलब इससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, पक्का? और वो भी अनिल जी, जो लोग रेंज दे रहे हैं ना, 0 to 25 बेसिस पॉइंट दे रहे हैं। हाँ, आगे वाली की, हाँ आगे वाली, उसके बाद वाली। चोपड़ा साहब को पूछूं? पूछ लीजिए सर आप। हमने तो अनिल सर बग्गा साहब को भी लिया था हमारे पोल में, तो आप उनको भी। अच्छा, बग्गा साहब भी पोल में थे? वो भी थे। अच्छा, वेरी गुड। चोपड़ा साहब से भी जानते हैं, चोपड़ा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं एनोक वेंचर्स दिल्ली से। चोपड़ा साहब स्वागत है आपका, बताएं सर कल क्या करना है गवर्नर साहब को? जी नमस्कार। ये बात मैं मेरे हिसाब से 2-3 महीने से कह रहा हूँ कि या तो इन्फ्लेशन पीक आउट हो गई है या प्रोसेस में है। और ये मैं मानता हूँ कि अब जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की जो दर है वो बहुत धीमी हो जाएगी, या हो सकता है कि एक आध बार और बढ़ाया जाए, उसके बाद इनको खत्म करना पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं अब बात ट्रैक पे आ रहे हैं। अगर आप रिजल्ट्स भी देखें, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी देखें, सर्विसेज इंडस्ट्री की पीएमआई देखें, तो सब में हरकत अच्छी खासी है। और मुझे लगता है कि आरबीआई को सपोर्ट करना चाहिए इंडस्ट्री को, मार्केट को,
और ब्याज दरों में या तो हल्की बढ़त होगी, मुझे लगता है कि 25 पैसे से 35 पैसे के बीच में कहीं पे कुछ हो सकता है, मगर इससे ज़्यादा हो इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। मेरा ये पर्सनल मानना है कि 50 पैसे काफ़ी ज़्यादा हार्श होगा अगर ऐसा किया तो 25 और 35 के लगभग हो सकता है कि 30 पैसा भी हो, 25 भी हो, 35 भी हो, तो इसकी संभावना जरूर मेरे को लगती है। और ये शायद मैं दोबारा बोलता हूँ, ये आखिरी रेट हाइक हो, जो कि मुझे लगता है बाजार इस पर थम्स अप देगा। तो जो भी होगा आखिरी होगा, ये बात पक्की है। तो कम से कम अगर गवर्नर साहब ने ये संकेत दे दिया, सुबह हम यही बात कर रहे थे, हाँ। गवर्नर साहब ने ये बोल दिया ये आखिरी है, बस इसके बाद नहीं। बैंक निफ्टी ने कल लाइफ हाई ऐसे नहीं बनाया है, फिर हमें इधर उधर मुंह भी देखने की जरूरत नहीं ना फिर तो काम हो जाएगा। अगर ये सिग्नल आ गया ना कि हमारे रेट पिक आउट हो गए, तो जो काम अमेरिका को 6 महीने बाद करना है, करेक्ट, जो अभी बग्गा साहब कह रहे थे अप्रैल मई जून तक जा सकता है रेट पिक आउट होने वाला मामला, वो मामला अगर हमारे तो दिसंबर में हो रहा तो हम दिसंबर में निपट जाएंगे, न्यू ईयर हो जाएगा फिर हमारा। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं गवर्नर साहब क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ करते हैं, इस पर कल नजरें बनी रहेगी हमारी, बिल्कुल उस पर फोकस करिएगा जरूर। ओके, इसी बीच मारुति सुजुकी पे फोकस कर लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं दिन के निचले स्तर पर तो चार्ट है और खबर भी यहाँ आई है कि कंपनी ने पिछले महीने तकरीबन 9,100 से अधिक गाड़ियां जो नवंबर महीने की बनी है उनको रिकॉल किया। कोई फ्रंट रो सीट बेल्ट में खराबी का मामला आया है, सियाज, अर्टिगा समेत 5 ऐसे मॉडल हैं जिनको इन्होंने रिकॉल किया है। हिमांशु जी जरा चार्ट देखेंगे सर मारुति का और बताएंगे कि अब क्या करना है, डेज लो पर है इस समय। बिल्कुल नेहा जी, देखिए नंबर्स के बाद स्टॉक ने एक नया इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाया, लेकिन 10,000 के लेवल से स्ट्राइकिंग डिस्टेंस से स्टॉक घूम गया एंड एज वी स्पीक स्टॉक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है, क्योंकि मल्टीपल टाइम स्टॉक ने 8,500, 8,550 इस जोन से रिवर्सल दिखाया है। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पर 8550, 8500 को होल्ड करता है, यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से और शायद 100-125 रुपए का गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन 8,500, 8,550 के पास एक अच्छा सपोर्ट है जहां पर वापस से रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव बनता हुआ नजर आता है और उन लेवल्स पे मेरी खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ओके। तो इस बीच वोडाफोन आइडिया को लेकर खबर आती दिख रही, जरा इसे बिग ब्रेकिंग में दिखाइए क्या खबर है, क्योंकि ओहो नेगेटिव मानी जाएगी भाई, ये नेगेटिव खबर है वोडाफोन आइडिया के लिए। शेयर धारकों से वोडाफोन आइडिया को एक मंजूरी मिली थी। मंजूरी किस बात की मिली थी कि उन्हें अपने शेयर कन्वर्ट, जो गवर्नमेंट को ड्यूज थे उसको शेयर में कन्वर्ट करने थे। शेयर में कन्वर्ट करने की जो तारीख थी वो तारीख खत्म हो चुकी है और उस तारीख से पहले ओसीडी का मतलब है ऑप्शनल कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, ऐसे डिवेंचर जो ऑप्शन है जिसमें चाहे तो आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो एटीसी को जो जारी करने थे वो नहीं कर पाए। यानी कि जो डेट को इक्विटी में बदलने का प्लान था सरकार की तरफ से, उसकी डेट निकल चुकी है, इसका मतलब ये निकाला जाए वोडाफोन आइडिया के लिए। तो वोडाफोन आइडिया के लिए ये थोड़ी सी इस हिसाब से नेगेटिव खबर हो गई, क्योंकि तय समय में जो इन्हें करना था वो ये कर नहीं पाए हैं, ये खबर आती दिख रही है। रिएक्ट भी करता हुआ दिख रहा है, 7% था 2% गिर गया, बिल्कुल 8 के आसपास है। खबर वोडाफोन आइडिया के लिए भी नेगेटिव, थोड़ा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए भी इनडायरेक्टली नेगेटिव, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का बड़ा एक्सपोजर वोडाफोन आइडिया में रहा, हमेशा स्टॉक दोनों साथ में बढ़ते घटते हैं, तो थोड़ा उनके लिए भी आप एक तरह से मान सकते हैं कि इक्विटी का पैसा नहीं मिलेगा, तो वो एक सिंपल सी चीज़ है ये आपके लिए। एक बार जरा वोडाफोन आइडिया के चार्ट्स पर राय ली जाए हमारे बंसल जी से। बंसल जी, खबर आई कि एटीसी को जो ऑप्शनल कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जारी करना था उसकी तारीख निकल गई, टाइम निकल गया, वोडाफोन आइडिया कर नहीं पाया। काफ़ी लोगों के पास वोडाफोन आइडिया है भी, लेकर बैठे भी हैं, फंसे हुए भी हैं, क्या करना चाहिए ये बताएं जरा, और उसके बाद में जरा चोपड़ा साहब के पास भी पहुंचूंगा। पहले एक बार जरा वोडाफोन आइडिया पर आप राय दें। अनिल जी, टेक्निकल चार्ट काफी खराब है। इनफैक्ट टेक्निकल चार्ट पे हम देखें तो एक नेकलाइन भी तोड़ रहा है, ये 8 रुपए की एक नेकलाइन है, उन्हीं लेवल्स के आसपास चल रहा है, तो 8 रुपए के नीचे डिसाइसिवली निकलेगा तो नीचे में 6 रुपए 10 पैसे तक गिरने का पोटेंशियल रखता है। कहने को अनिल जी 2 रुपए है, बट परसेंटेज टर्म में काफी बड़ा डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो टेक्निकली ये 8 रुपए के नीचे 6 रुपए तक का डाउन मूव ओपन हो जाएगा इसके अंदर। तो वोडाफोन आइडिया से दूर है, ये राय आपके लिए बंसल जी की। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिनका 5,000 करोड़ के आसपास का एक्सपोजर भी था वोडाफोन आइडिया में, जरा एक बार चोपड़ा साहब वोडाफोन आइडिया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों पर राय दें अपनी।
अनिल जी, कल भी एक खबर आई थी अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन की कि वोडाफोन आइडिया की पेमेंट डिफॉल्ट हो सकती है, और अभी इस खबर के बाद भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। और संभावना ये है कि जिस तरीके का प्रेशर वोडाफोन के ऊपर है, और कई बार ऐसा होता है कंपनी अच्छा कर रही होती है मगर उसका जो कर्जा है उसको लेट उठता है, तो मुझे लगता है वोडाफोन की भी यही समस्या है कि इसका कर्जा बहुत ज़्यादा है और इसका जो रीपेमेंट का जो सिस्टम है वो बैठ नहीं पा रहा। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई भी उछाल मिले तो उसमें निकलना चाहिए। अगर आपको टेलीकॉम में रहना है तो भारतीय एयरटेल में रहिए, और अदरवाइज रिलायंस है जिसमें आप जियो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो टेलीकॉम क्षेत्र में बहुत कमज़ोर कड़ी रह गई है वोडाफोन। तो मेरा ये मानना है कि वोडाफोन से आप किसी भी उछाल में बाहर निकलिए। यहाँ तक आईडीएफसी बैंक की बात कह रहे कई बार चोपड़ा साहब आप ये कह रहे कई बार कंपनी जितना अच्छा करती है लेकिन उसको डेट ले डूबता है, आप ये मानते हैं वोडाफोन आइडिया अच्छा कर रहा है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वोडाफोन ने लेकिन मैं बताऊं आपको लगातार मैं बताऊं आपको, मैं जब से मोबाइल आया है तब से मेरा कनेक्शन है और मैं तब से सर्विस प्रोवाइडर बदला नहीं। वो पहले ऑरेंज हुआ था, हच हुआ, ये हुआ सब, आजकल वोडाफोन आइडिया है। चोपड़ा साहब आप विश्वास नहीं करेंगे, इंडिया से बाहर इनका नेटवर्क अच्छा है। जो मैं इतना घूम के आऊँ 7-8 दिन, वहाँ नेटवर्क ज्यादा अच्छा है। अच्छा, हाँ, यू वोंट बिलीव इट। अब वो वहां के वाले से है, किससे भगवान जाने, लेकिन बाहर मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा। बाकी तो जी बंसल जी से वोडाफोन हज था तब से आप हैं, तो अनिल जी इसके लिए क्या आपको कनेक्शन स्विच करने के लिए स्टोर पे जाना पड़ता है अनिल जी, खुद फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है, तो उतना समय तो अनिल जी आपके पास है नहीं, तो Correct. आप बाय चॉइस वोडाफोन के साथ नहीं है, बाय सर्कमस्टांसेस अनिल जी वोडाफोन के साथ हैं। Okay. जब आप अनिल जी बाहर जाते हैं तब क्या है कि वो नेटवर्क अनिल जी दूसरा आ जाता है, वो इनके टाई अप होते हैं सबके। हाँ। और उसमें भी अनिल जी एक कैच है, सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल रोमिंग चार्जेस है वो वोडाफोन चार्ज कर रहा है अनिल जी। अभी पीछे मेरा एक स्टाफ हॉलीडे बना के आया है, एक ऑफिशियल कनेक्शन था उसका वोडाफोन का और पर्सनल था एयरटेल का, तो वोडाफोन के अनिल जी रोमिंग चार्जेस ज्यादा हैं। तो आप तो अनिल जी डीप पॉकेट वाले हैं, आपने इस चीज पे गौर नहीं करा होगा अनिल जी। तो वोडाफोन का रोमिंग चार्ज एज कम्पेयर टू एयरटेल, एज कम्पेयर टू जियो ज्यादा है अनिल जी। पता है मेरे को, 10 दिन के वो 4000 रुपए लेते हैं अनलिमिटेड रोमिंग, वो सारे डेटा वेटा के। दूसरे के एयरटेल वाले के 3400 ही लगे। अब आप मेरे जले पे नमक मत छिड़किए बोल बोल के, मुझे पता था, लेकिन अब मैं क्या 600 रुपए के लिए कनेक्शन तो बदलवाने से रहा। क्यों कुणाल जी? अनिल जी देखिए, ऐसा है कि आप ये कह रहे हैं बाहर कनेक्शन, मेरे पास भी अनिल जी वोडाफोन आइडिया है, और अनिल जी मैं भी इसको एक बार आजमाना चाहता हूं अनिल जी, बाहर कैसा चलता है। तो अनिल जी एक बार फॉरेन हॉलिडे पर चलते हैं, देखेंगे कि कैसा कनेक्शन चल रहा है अनिल जी। बिल्कुल, आप प्लान करो, मुझे भी मौका दीजिए अनिल जी। इस बार मैंने प्लान किया हो क्या है, अगली बार आप प्लान करो, साथ में चलेंगे। तब तक आइए, जब तक आपकी प्लानिंग हो तब तक चोपड़ा साहब से एक बार राय ले ली जाए। मैंने बीच में रोक दिया था। चोपड़ा साहब जी, सर आप बात पूरी करें। जी, मैं ये कह रहा था कि ऐसा नहीं है, वोडाफोन ने लगातार अपने कंज्यूमर्स खोए हैं, और जाहिर बात है कि जब पैसा कंपनी के पास नहीं होता तो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाती इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी आई थिंक 1 हफ्ते पहले भी बात हुई थी कि ये जो रेट बढ़ रहे हैं, आरपूस बढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस तरीके के कॉल ड्रॉप्स हो रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि मॉडर्नाइज करना बहुत आवश्यक है इंफ्रास्ट्रक्चर को। और वो यही कारण है कि वोडाफोन का नेटवर्क अच्छा नहीं दे पा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं कहाँ से खर्चा करेगा अगर वो सारा का सारा ब्याज दे रहा है। तो मेरा ये मानना है कि शायद एयरटेल और जियो आपको कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज देते हैं नेटवर्क में भी और बिजनेस में भी। तो मैं प्रेफर करूंगा भारतीय एयरटेल को किसी गिरावट में खरीदा जाए और वोडाफोन को उछाल में बेचा जाए। दूसरा, आपने आईडीएफसी फर्स्ट के बारे में बातचीत करी। निश्चित रूप से जो सबसे बड़ा एक्सपोजर होता है उसको डर भी रहता है कि उसका पेमेंट डिफॉल्ट ना हो जाए या देरी ना हो जाए, या उन्होंने जो प्रोविजनिंग करी होती है उस हिसाब से पेमेंट्स ना हो। तो आईडीएफसी फर्स्ट में एक अच्छी तेजी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मुझे लगता है कि 62-64 अगर मिलता है आईडीएफसी फर्स्ट तो वैसे भी प्रॉफिट बुक करके थोड़ा बाहर आना चाहिए और बाहर बैठना चाहिए। बहुत सारी दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में, मुझे मेटल्स में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं, वहाँ पर निवेश कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर और साथ ही वोडाफोन आइडिया पर। वोडाफोन आइडिया दूर रहे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक प्रॉफिट बुक करें अच्छी तेजी के बाद। आइए
बढ़ते आगे 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी का वक्त है, 2:33 हो चुके हैं। उससे पहले मुलाकात की जाएगी सेठी साहब से, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब बताएं सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। क्या है आज इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी। 2 स्टॉक्स हैं कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। बताएं सर। पहला अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है। स्टॉक का नाम है महाराष्ट्र सीमलेस, जो अभी 392 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। हाल ही में स्टॉक एक्स बोनस हुआ, 1 पे 1 बोनस दिया है, उसके बाद ये भाव है। अदरवाइज ये अगर वैसे प्री बोनस देखेंगे तो 780-90 के भाव हो गए। अनिल जी, एक दमदार कंपनी है जो भारत की सबसे बड़ी सीमलेस पाइप्स बनाने वाली कंपनी है। 55% से ज्यादा का मार्केट शेयर है ऑलरेडी, और इन्होंने हाल ही में एक यूनाइटेड सीमलेस नाम की कंपनी को तेलंगाना में एनसीएलटी के जरिए एक्वायर किया है, और उसको भी टर्न अराउंड करके कर दिया है। उसके कारण इनके मार्जिन में भी सुधार हुआ है। बाकी सॉलिड फंडामेंटल्स, और इन्होंने हाल ही में एक सब सी सीमलेस पाइप जो कि अंडर सी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड एंड गैस उसके काम आता है, तो वो पाइप्स का भी इनको रिसेंटली ऑर्डर मिला है, 130 करोड़ का बड़ा ऑर्डर, जो कि एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे रिटर्न रेशियोज, अच्छे EBITDA मार्जिन, और बाजार के दिग्गज निवेशक आकाश और लता भंसाली मिलकर इसमें 3.4% स्टेक ओन करते हैं। FIIs, DIs भी इस पे बुलिश है। L&T म्यूचुअल फंड प्रोमिनेंट है, और मार्की क्लाइंट लिस्ट है रिलायंस, IOC, L&T, भेल, NTPC सबको कैटर करती है। जबरदस्त एक ऑर्डर बुक है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 415 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, और 380 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए राय महाराष्ट्र सीमलेस पर सेठी साहब की तरफ से। बताएं सर दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक भी अनिल जी एक चीज कॉमन है, उसमें भी महाराष्ट्र वर्ड आ रहा है। एक बैंकिंग स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 28 रुपए के लेवल पे अभी ट्रेड करता है। अनिल जी, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स में एक जबरदस्त तेजी का माहौल चल रहा है, खास करके छोटी साइज की जो PSU बैंक है। तो मैंने आज महाराष्ट्र बैंक को रिकमेंड किया है, और बाकी कुछ दिन पहले भी 25 के लेवल पर रिकमेंड किया था। 28 के टारगेट थे, वो अचीव हो गए, बट अभी लगता है मुझे इन लेवल्स पर भी इसको खरीदना चाहिए। बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस था इस क्वार्टर में। पैट आया 535 करोड़ का, जो पिछले साल 263 करोड़ का पैट था। नेट NPS में जबरदस्त सुधार देखने को मिला, 0.68% वर्सेस 1.73% लास्ट ईयर। एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है, और मुझे लगता है जिस तरह से हम पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स खास करके छोटे साइज वाले उनमें तेजी देख रहे हैं, ये स्टॉक यहाँ से भी और अच्छे अपसाइड आने वाले दिनों में दिखाना चाहिए। 31 रुपए का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 26 का स्टॉप लॉस रखना। ओके, 26 का स्टॉप लॉस और 31 का टारगेट, ये राय आपके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सेठी साहब, सेठी साहब बोलिए अनिल जी। हाँ, आवाज आ रही है ना? एक और स्टॉक देना है आपको, 3 देना है। कौन सा? वो तो आप बताओगे, मुझे क्या पता, लेकिन उसमें भी महाराष्ट्र आना चाहिए। अगर तीसरा देना होता महाराष्ट्र सीमलेस और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाद, तो कौन सा देते? महाराष्ट्र किसमें आता है अनिल जी? अरे जैन साहब से पूछ लो, महाराष्ट्र स्कूटर उनका पसंदीदा एकदम। और किसी के महाराष्ट्र वाला कोई स्टॉक ध्यान में आ रहा है तो बता दें, हमारे पैनल में किसी की मदद ले ली जाए। भाई सेठी साहब को कोई स्टॉक बताना चाहे तो, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, कहाँ है नितिन जी, किसी का? अरे अब तक तो गूगल करके बता देते। कुणाल जी, हाँ बताइए कुणाल जी। अनिल जी, हाँ अरे अनिल जी, TTML है, टाटा टेली महाराष्ट्र। अच्छा, उसमें अभी भी महाराष्ट्र बचा। अच्छा, उसका तो भाव भी, हाँ वो सर्किट, तो ये वो सर्किट चलने वाला वही स्टॉक। जी जी अनिल जी, वही बिल्कुल। तो टाटा टेली महाराष्ट्र के नाम से स्टॉक्स तो हैं भाई। तो फिलहाल महाराष्ट्र सीमलेस और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अच्छा, किरण जी भी बता रहे। किरण जी, जय महाराष्ट्र, बताएं सर। किरण जी, अरे म्यूट होके कैसे बताओगे? इतने थोड़ी हम आपके इशारे समझते हैं, बोलना तो पड़ेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात कर रहा था जी। सुनाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, हमको दिखाई भी दे रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात कर रहा था अनिल जी। जी बताए, बताओ। अच्छा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अरे वो तो सेठी साहब ने बता दिया। सेठी साहब ने दोनों बोले, उसके बाद तीसरा चौथा मैं पूछ रहा था। तो चलिए, ये है आपके लिए दोनों महाराष्ट्र वाले स्टॉक। सेठी साहब का धन्यवाद। नितिन जी के लिए बिगुल, और उसके बाद 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी। निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। जी नितिन जी, बताएं सर।
अनिल जी यहाँ पे 18,600 की पुट ऑप्शन लेंगे जो 54.55 में मिल रही है, ये इंट्राडे के लिए लेंगे और स्टॉप लॉस इसका होगा 38 रुपए का, यानी कि अभी हम 54 में ले रहे हैं, 38 रुपए का स्टॉप लॉस हो गया, यानी आपको करीब करीब 15-16 रुपए का स्टॉप लॉस हुआ। टारगेट इसके 75 से 80 हो सकते हैं। बैंक निफ्टी पॉलिसी के पहले थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, डेटा में थोड़ी वीकनेस है, पॉलिसी के बाद क्या मूव होगी वो आइडिया नहीं है, बट पॉलिसी के पहले मार्केट में लग रहा है कि थोड़ी एक प्रॉफिट बुकिंग लास्ट 1 घंटे में आ सकती है, जिसमें ये जो टारगेट है जो हम 54 में ले रहे हैं, इसके टारगेट 75 से 80 के हो सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका 38 रुपए का होगा। तो निफ्टी बैंक पे फोकस करके चलना है। पुट ऑप्शन निफ्टी में 18,600 की पुट आपको 54-55 के आसपास लेने की सलाह नितिन जी की तरफ से। स्टॉप लॉस 38 का और यहाँ पर 75 से 80 तक का टारगेट आपको गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकता है। लेकिन चलिए अब वक्त हो गया है सर की 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी का। सर अभी फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी हम देख रहे हैं वही 70-71 अंकों की कमजोरी दिखाई दे रही है। डाउ मतलब ये पूरा सुबह का ही सेटअप दिख रहा है सर, इसलिए बार बार समय भी देखना पड़ रहा है। 60 अंक ऊपर इस समय डाउ फ्यूचर्स है। नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें वो भी 20-23 60 हो गए वापस ऊपर, अभी 30 नीचे थे। हाँ तो ये सर उसी लेवल पे आ गया जहां सुबह हमें दिखाई दिया था, 34,000 के पास ही है। डाउ फ्यूचर्स सुधरे, हम क्यों नहीं सुधरे फिर? और नैस्डैक फ्यूचर्स भी सर 20-22 अंक इस समय ऊपर है। बाकी यहाँ पर यूरोपियन मार्केट हाँ यूरोप के मार्केट की बात करें, यहाँ पर फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड ही हो रहा है सर, रेंज बाउंड ट्रेड दिखाई दे रहा है। फुटसी इस समय बिल्कुल फ्लैट है, 3 अंक ही नीचे है। कैक डैक्स में हम देख रहे हैं यहाँ पर भी फ्लैट रेंज बाउंड साइड ट्रेड है सर, 2-7 अंकों की ही स्ट्रेंथ दिख रही है सर। वो देखा आपने, आपका रुपया गिर गया, रुपया बहुत तेजी से गिरा है सर, 1% गिर गया। इनफैक्ट जिस समय आप बात कर रहे थे नितिन जी से, मैं वही देख रही थी 0.93%। नहीं ये आप ऐसे पहले भी आपने ऐसा बोला, जब आप ये कर रहे थे तब गिर, मैं कुछ ना करूं फिर नितिन जी से किसी से बात करनी पड़ेगी ना मुझे। जब आपने नितिन जी से बात तो इसमें गलती मेरी है नितिन जी की है? नहीं किसी की गलती नहीं है सर। अच्छा उसी वक्त गिरा तो अच्छा रुपए की गलती है। ओके तो मुझे लगा कि उसी वक्त गिरा। सुबह भी आपने ऐसा बोला था, वो आप जब कर रहे थे तब ऐसा हो गया। मैंने कहा अच्छा ये मुझे करना चाहिए था। नितिन जी मैं आपसे पूछूं ना पूछूं, अगली बार बिल्कुल बजाऊं ना बजाऊं? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल बचता रहना चाहिए और राइट डेटा राइट पॉइंट पे हमें एंट्री करनी चाहिए। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, देखिए आपकी वजह से अच्छी एंट्री हो गई जी। तो ये है अभी पूरा माहौल जी सर। अब हमें बताना है कि करना क्या है। देखो पहले डेटा की बात करते हैं। हाँ जी सर। इस बात की पूरी संभावना है कि आप 18,600 के नीचे क्लोज ना हो अच्छा आज। ओके और अगर वो नहीं होते तो हम मतलब ठीक है, कमजोर तो है 100 पॉइंट नीचे, लेकिन बहुत बुरे नहीं है। लॉन्ग पोजीशन पे आपका स्टॉप लॉस 18,500 के नीचे बंद होने पर ही ट्रिगर होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने 2-4 दिन के लिए निफ्टी में पोजीशन बनाई है। और जिन्होंने सिर्फ बीटीएसटी के तौर पर जो लेते हैं उनके लिए हम आज ही बात कर चुके थे कि 18,700 के नीचे 1 पॉइंट भी नीचे बंद होंगे तो आपको लॉन्ग पोजीशन कट कर लेना। क्यों? क्योंकि 18,700 के ऊपर आप 4 दिन से बंद हो रहे हैं, इसलिए अगर अब आज आप 18,700 के नीचे बंद होते हैं, जो कि होंगे, दिख रहा है 100 पॉइंट नीचे, करेक्ट, तो फिर आपको एकदम शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट टर्म पोजीशन, शॉर्ट नहीं एकदम शॉर्ट टर्म वाली पोजीशन, आजकल वाली पोजीशन, वो आपको निफ्टी में एज ए डिसिप्लिन कम करनी चाहिए जी। 18,500 के ऊपर 7 दिन से आप बंद हो रहे हैं, हाँ, ठीक है। तो अगर आप 18,500 को आज होल्ड कर पाते, जो कि आप करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 18,600 की ऐसे कोई वैल्यू नहीं है आज जहां आप बंद हो रहे हैं। 18,500 के नीचे बंद होंगे तो पोजिशनली खराब है, 18,700 के नीचे बंद होंगे तो डे बेसिस पे खराब है। तो अगर आपने सिर्फ एक आध दिन की पोजीशन बनाई, जैसे फॉर एग्जांपल आप कल मंडे था ना, हाँ आखिर मुझे तो ये भी याद नहीं था आज दिन कौन सा है, क्योंकि 7-8 दिन में कैलकुलेशन बिगड़ जाती है और मंडे ना हो तो और ज्यादा बिगड़ जाती है। तो अगर आपने सिर्फ मंडे को पोजीशन बनाई कि मैं ट्यूसडे को कवर कर देख लेता हूँ ये, तो अगर ट्यूसडे को 18,700 के नीचे आप बंद हो रहे हैं तो जो एक दिन के लिए आपने पोजीशन बनाई एकदम शॉर्ट टर्म वाली, उसमें आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आज 18,600 क्लोजिंग बेसिस पे क्यों होल्ड करेंगे? 18,600 के पुट पर हैं करीबन 1 करोड़ शेयर, 55 लाख शेयर आज ही जुड़े, तो ये आपके लिए बेस का काम करेगा। 18,600 के कॉल्स पर भी 74 लाख शेयर है और आज 55 लाख शेयर यहाँ पर भी जुड़े, तो पूरा 18,600 का आज देखिए मजे की बात, कॉल राइटर पुट राइटर दोनों 18,600 के पुट और कॉल दबा कर बेच कर बैठे हैं और मजे ले रहे हैं कि बाजार कहीं जा नहीं रहा, प्रीमियम हम खा जाएंगे, ये उनका इरादा है। सो इस लिहाज से 18,600 के आसपास क्लोजिंग होने के आसार ज्यादा नजर आते हैं अभी तक जो सिचुएशन है उस हिसाब से। पॉइंट नंबर 1।
ऊपर में आपसे 18,700 पार नहीं होगा आज क्लोजिंग बेसिस पे, 1 करोड़ शेयर का ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर भी है। तो बचे हुए समय में अगर आप 18,600 नहीं तोड़ते हैं और बने रहते हैं, बहुत बढ़िया है। अगर 18,575 के नीचे जाकर आप ट्रेड करना शुरू करें तो ही फ्रेश कमजोरी है, जो कि होगी नहीं, अदरवाइज ये ठीक है। सो ये आपके लिए निफ्टी का लेवल हो गया। अब आइए बैंक निफ्टी, 43,104, 42,900, 43,000 ये खरीदने की रेंज है, 43,100 भी खरीदने की रेंज है। ये आपने मेंशन भी किया था, हाँ, सुबह आपने कहा भी था। हाँ। तो 43,000 ये 200 पॉइंट की रेंज आपका बाय जोन है। हाँ। बेचने का डरने की बात नहीं है। करेक्ट। इधर एक्स्ट्रा खाली यही कि कल पॉलिसी है, अगर पॉलिसी नहीं होती तो फिर तो बैंक निफ्टी में कोई टेंशन का सवाल ही नहीं। पॉलिसी है तो हम हेजिंग के साथ करेंगे, लेकिन ये खरीदने का जोन है। 42,900 के नीचे बंद होते हैं तो ही आपको ज़्यादा चिंता करनी है, जो कि होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे? 43,000 का जो लेवल है वहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में है 46 लाख शेयरों का, और ऊपर में 43,200 पर 48 लाख शेयर है। सो बेसिकली जैसे आप 43,200, 43,300 की रेंज में आएंगे, सप्लाई आ जाएगी। जैसे आप 42,000, 900, 43,000 की रेंज में आएंगे, बाइंग आ जाएंगे। तो आप अभी वेट एंड वॉच करें, 43,000 के नज़दीक खरीदें, 43,200, 300 की रेंज में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुक करें, कोई चिंता की बात कहीं नहीं जा रहा। मार्केट जो डेटा है बहुत बैलेंस डेटा है, दोनों तरफ के बराबर बना के रखे हैं। अनलेस कि डाउ कोई 150 पॉइंट ऊपर हो जाए, 150 नीचे हो जाए, वो तो मुझे पता नहीं, तो बड़ा मुंह आ सकता है, अदरवाइज कोई और वो लगता नहीं। सो आई थिंक आप हल्की फुल्की रेंज में आज समापन समारोह कर लेंगे बस। ठीक है, डन। ठीक है सर। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। आइए 2:45 हो गए। आइए बस हिसाब से मुलाकात करते हैं। बस साहब स्वागत है। थोड़ा आज सुस्ती भरा माहौल है, कल की पॉलिसी का शायद इंतजार है बाजार को। बताएं सर आपका व्यू, आउटलुक और साथ ही अपडेट्स। हाँ, तो अनिल जी आपको पता है थोड़ा सा वॉलेटाइल है। जॉब्स नंबर अच्छे आते हैं तो यूएस में प्रॉफिट बुकिंग आती है, नहीं आते तो भी आती है, तो उसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी करना मुश्किल है। जो फेड की मूव है वो आई थिंक प्राइस इन है 50 बेसिस पॉइंट। ऑन दी अदर हैंड मुझे लगता है आईटी स्टॉक्स एंड so on are very good proxy against the rupee weakness और treasury income, और उनकी जो गाइडेंस है बड़ी स्ट्रांग है। तो सेलेक्टिवली स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। ऑटोज में मुझे 2 व्हीलर्स में बहुत पसंद है। कल और परसों मैंने आपके यहाँ बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर दिया था, देखिए वो एक कॉन्ट्रेरियन कॉल था, बहुत बढ़िया चला, दोनों आज न्यू हाईस पे गए हैं। उसके अलावा अल्ट्राटेक, डालमिया सीमेंट और पेट्रोनेट, ये मेरे आउट परफॉर्मर थे। सुबह आपको रिलायंस दिया था, देखिए आज का सबसे टॉप आउट परफॉर्मर रहा है। और मैंने आपको भारती दिया था, भारती इज अ नो ब्रेनर। आप देखिए जिस तरह से वो एक्सपैंड कर रहा है, इट इज गेनिंग मोर मार्केट शेयर और इसका ग्लोबल इम्प्रिंट बहुत स्ट्रांग रहेगा। द न्यू वेव विच दे आर सीइंग, आई थिंक भारती विल बी इन 1,000 रुपीज प्लस। बट अभी तो 875 के लिए लीजिए, 817 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है। दूसरा मेरा पिक था मदरसन सुमी, द बिगेस्ट ओईएम, जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अनिल जी ऑफ चाइना एंड यूरोप लॉकडाउन एंड प्रॉब्लम्स। मदरसन सुमी विल बी द बिगेस्ट गेनर बिकॉज ऑटो डिमांड इज वेरी स्ट्रांग। अब आपके लिए 2 लार्ज कैप पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी सर प्लीज बताएं। तो देखिए टीसीएस 3370 और 3375 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 3300, 3500 इज कमिंग। टीसीएस विल बी द वन विच विल बी द बिगेस्ट गेनर सिंस ऑल एक्सपोजर इज इन डॉलर। एंड सेकेंड पिक आइशर मोटर, आई थिंक ये एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है, बिकॉज जैसे रूरल इनकम्स बढ़ती है, the demand for Royal Enfield is strong and their Volvo business is doing extremely well. But 3290, 3300 में लीजिए, 3230 का स्टॉप लॉस, 3450 से 3500 का टारगेट। ओके, तो 2 स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए बस साहब की तरफ से। आइशर मोटर्स 3230 के स्टॉप लॉस से खरीदिए। 3200 कहाँ गया आइशर? भारतीय एयरटेल नहीं बाबा, आइशर मोटर्स खरीदना है। भारतीय तो सुबह वाला था, अभी तो आइशर मोटर्स खरीदना है 3290 वाला। हाँ ये 3290, 3320 जो भी चल रहा है इस रेंज में आप लीजिए। 3230, 3230 ये स्टॉक लॉस, 3450, 3475, ठीक है, परफेक्ट। तो ये है राय आपके लिए वसीम साहब की तरफ से आइशर और टीसीएस के फ्यूचर खरीदने की। भारतीय एयरटेल की बात निकली तो नहीं थी, लेकिन स्टॉक आ गया। अब स्टॉक आ गया तो हमने सोचा कि भारतीय एयरटेल के बारे में भी आपको बता ही दिया जाए। देखिए स्टॉक मजबूत है, जरा लाइए चार्ट पर। आज भारतीय एयरटेल कहाँ है? ना सॉरी, कमज़ोर है। भारतीय एयरटेल कमज़ोर है, 1.5% नीचे है। वजह क्या है? एनालिस्ट मीट हुई है,
एनालिस्ट मीट में भारतीय एयरटेल के टॉप मैनेजमेंट ने एनालिस्ट से क्या कहा है, जरा उसकी पूरी डिटेल समझ लीजिए। नूपुर हमारे साथ है ये बताने के लिए। बताएं नूपुर। सर बहुत कुछ कहा है और 22% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने 6 महीने में, तो शायद आज हल्की फुल्की थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। तो खराब तो कुछ नहीं कहा ना? खराब कुछ नहीं कहा, हाँ। खराब कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट उन्होंने जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर होता है आरपू, वो बोला कि भारतीय के लिए खबर भी आ गई है 184 देशों में यात्रा के लिए एक तो पहले दे देते। अच्छा ओके। वर्ल्ड पास वीजा कौन देगा 184 देशों में? लेकिन बढ़िया है। हाँ, अभी एक्चुअली ये चीज धीरे धीरे हो रही कि इंटरनेशनल रोमिंग में भी आप एक ही चीज से कई सारे देशों में घूम के आ जाओ ऐसा। तो मतलब वो जैसे पहले कैसा था, पहले शुरू में जब नहीं आया था मोबाइल, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी रोमिंग लगता था और बहुत भयानक रोमिंग। हाँ भयानक रोमिंग। फिर जब ये आया पहले के पूरे देश में एसटीडी नहीं होगी तो हम हाँ वाह क्या बढ़िया बात होगी, लाइन लगानी पड़ेगी। अब ग्रेजुअली यही हो जाएगा। पूरी दुनिया में एसटीडी के आईएसडी कुछ नहीं, सब मजे से घूमो। तो 184 देशों में यात्रा की 184 देश से ज़्यादा तो कोई क्या जा पाएगा, और इसमें तो बड़े बड़े तो सारे आ ही जाएंगे। कितने टोटल देश कितने 240-50 हैं? 200 प्लस है। हाँ, नहीं 240 के तो आसपास है, उतना तो पता है। 200 और 240 तो वो तो 20% का फर्क है। तो 240 के आसपास। एक मिनट, बिना गूगल किए कौन बताएगा? जनरल नॉलेज चेक करते रहना चाहिए। किस किस ने प्रतियोगिता दर्पण पढ़ी है? कितने देश है अंदाज से? नहीं हाँ, नूपुर को हमने दिया है काम गूगल करने का। गूगल करो जरा नूपुर कितने देश हैं, बाकी अंदाज लगाएं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, जब आपने प्रतियोगिता दर्पण पढ़ी थी अनिल जी, उसके बाद तो कितने नए देश बन गए हैं और कितनों का विलय हो गया है। हाँ तो अनिल जी आंकड़ा पुराना है आपका। नहीं विलय कुछ नहीं हुआ, रोज नए देश बन रहे हैं अनिल जी। बड़े ही होंगे, कम नहीं होंगे। तो मेरे को याद है 235-40 के आसपास था आंकड़ा, तब पुराना आंकड़ा था जब मैं पढ़ाई करता था। आजकल तो करता नहीं। तो नहीं आप 250 मान करके चलिए। ओके डन, राउंड फिगर में 250। ओके तो 184 देश, इससे ज्यादा तो बंसल जी घूम भी नहीं पाएंगे। तो ये है आपके लिए भारतीय एयरटेल की तरफ से बढ़िया खबर आती हुई। 184 जी मिला? हाँ सर मिला, पर वो थोड़ा अलग डेटा है। कितना? 195। इतना ही है? तो नया सही साबित होगी फिर। 195 अंदाज से बोला था या पढ़ के? नहीं 200 मैंने लेटेस्ट पढ़ा था कहीं। हाँ ओके, बहुत सारे मर्जर्स हो गए हैं। कुणाल जी सही है, कुणाल जी बहुत सारे मर्जर्स हुए हैं। तो हाँ। तो ओके, तो ये है आपके लिए। अच्छा मुझे एक और नंबर आया 199। जी कुणाल जी। ये पिन द डोंकी टाइप हो गया। अनिल जी देखिए, नए नए देश बन रहे हैं अनिल जी, और सबसे अच्छी बात है आपने बोला 188 देश का एक सिंगल कनेक्शन मिल जाएगा। तो अनिल जी पूरी कायनात चाह रही है कि हम विश्व भ्रमण पे जाएं अनिल जी, ऐसा मुझे लग रहा है। भारतीय एयरटेल तो जरूर चाहता है, बाकी का तो पता नहीं। उन्होंने आप ही के लिए पैक निकाला है 195 का भी आया है। 195 मर्जर होने के बाद। आपने कितना बताया? 195। गूगल से आया ना? हाँ मैंने भी सेम वही से निकाला। वही होगा, टॉप चेक में वही आया होगा टॉप। एक तो भाई साहब आजकल तो गूगल को चैलेंज भी नहीं कर सकता आदमी कोई, है ना? ठीक है, गूगल के हिसाब से 195 देश हैं और नूपुर के हिसाब से भी। जी नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, आज एक्चुअली सर फोमो फीलिंग आ रही है मुझे। इतनी ट्रैवल की और इतनी बात हो रही है ना सुबह से, तो एक लिंक तो मुझे ट्रैवल पे कर ही लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करो, ट्रैवल करके आओ, यहाँ से न्यूज रूम तक जाओ और वापस आओ। हाँ, हमको आपको कोई भी ऐसी फीलिंग आपको होनी नहीं चाहिए, मिस आउट वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। आप ट्रैवल करके आइए यार। ये लिंक करके जाती हूँ। बताइए। बिल्कुल सर, तो उन्होंने कहा है जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है और टैरिफ में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आने वाला है। अभी फिलहाल 190 के आसपास है, जियो का देखे तो 175 है और वोडाफोन आइडिया का 131 है। नियर टर्म में उनका टारगेट है ये 200 रुपीज हो जाएगा। ऑलरेडी उन्होंने 5 रीजन्स में अपने दाम बढ़ा दिए और मीडियम से लॉन्ग टर्म का जो टारगेट दिया है वो 300 रुपए का। एक इंपॉर्टेंट कॉमेंट्री यहाँ से बाहर आएगी, जितने भी इन्फ्लेशनरी मैक्रो एनवायरमेंट से जितनी भी महंगाई हो, लेकिन उससे टैरिफ पे कोई चेंजेस नहीं है, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं नजर आ रहा है। दाम बढ़ाने के बाद भी उनके कस्टमर्स उनसे स्टिक रह रहे हैं। इनफैक्ट मार्केट शेयर पे उन्होंने कहा है कि हर महीने वो नए यूजर्स को जोड़ रहे, काफी ज्यादा कंपेयर टू दोनों अदर प्लेयर्स। और 5G की जो प्राइसिंग होगी वो 4G के बराबर होगी, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा।
मार्केट शेयर की बात करें तो कल लगातार रेवेन्यू हिस्सा जो देखे मार्केट में वो कंपनी का सबसे ज़्यादा है और आने वाले समय में जो मिड और हाई टीन सेगमेंट है, जो प्रीमियम कस्टमर है, उसके भी मार्केट शेयर कंपनी बढ़ाने वाली है। अफ्रीका बिजनेस को लेकर उन्होंने कहा कि कोई भी बड़ा रिस्क उन्हें वहाँ नज़र नहीं आता, तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। और पेमेंट बैंक्स को लेकर उन्होंने कहा कि रूरल एरिया से काफ़ी डिमांड आ रही है और काफ़ी बूस्ट मिल रहा है, तो हर एक पैरामीटर पर काफ़ी पॉजिटिव कॉमेंट्री आई है एयरटेल की तरफ से। तो ये है एयरटेल पर एनालिस्ट मीट बहुत मजबूत हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और स्टॉक में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अपनी जगह होना लाजमी है। जैन साहब की तरफ से भी मैसेज आया कि जैन साहब ने जब पढ़ाई की थी, ऐसा वो दावा करते हैं कि उन्होंने पढ़ाई की थी। हमारे पास ऐसा कोई सबूत है नहीं जैन साहब की पढ़ाई का, लेकिन जैन साहब दावा करते हैं जब उन्होंने पढ़ाई की थी किरण जी, तब उन्होंने बोला कि तब 180 देश थे, अब 195 हो गए। तो बाकी 15 देशों के बारे में जैन साहब से कुछ भी पूछा न जाए। हम इम्प्लाइड हम ये समझते हैं। ठीक है जैन साहब, आप तो 180 का याद कर लो। अच्छा, 180 से ज़्यादा तो ऑलरेडी भारतीय एयरटेल ने बना लिए हैं 184 देशों के। जैन साहब पीछे रह गए। जैन साहब ने भी क्या सोच के मैसेज किया होगा, देखो मेरे नंबर बढ़े घट गए, उल्टे कट गए नंबर। तो ये है आपके लिए जैन साहब की तरफ से भी अपडेट आता हुआ। उनके ज़माने में 180 थे, अब 195 हो चुके हैं। आइए सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित का सुपर हिट। ओके सुमित जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी बेस्ट पिक कहाँ से आ रही है? नया देखिए, मेरे पास अभी एक और एक सेल कॉल रडार पे आया है। कुछ स्टॉक्स में अच्छा सेलिंग प्रेशर है और मार्केट्स के अंदर भी थोड़ा दबाव है, डेज लो के आसपास ही घूम रहे हैं। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका फ्यूचर्स में अभी भाव चल रहा है 225 रुपया 50 पैसा 226 रुपया 225-50 226 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर दबाव है, तो जो स्टॉक मेरे रडार पे है उसका नाम है हिंद पेट्रो, HPCL। HPCL के अंदर सेलिंग प्रेशर है। पिछले 3 दिनों में स्टॉक ने ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया है और आज भी स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर यहाँ से और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर सेल का व्यू लेके काम करना चाहिए। 232 रुपया फ्यूचर्स के अंदर इसका स्टॉप लॉस बैठेगा। 230 232 का रेजिस्टेंस है, तो 232 का स्टॉप लॉस लगा के HPCL में यहाँ पे CMB में बिकवाली करें। अब नीचे में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं 218 रुपए से लेके 215 रुपए तक के लेवल HPCL में नीचे की तरफ देखने को मिलने चाहिए। 2-3 दिन का व्यू लेके बिकवाली करें HPCL 232 के स्टॉप लॉस से 218 और 215 के टारगेट से ले। ओके 218 215 ये दो टारगेट HPCL में बिकवाली। ये है राय। सुमित जी ने क्या क्या बेच डाला आज? विप्रो, भारतीय एयरटेल, रैंड इंडस्ट्रीज, HPCL। सुमित जी 4 हो गए आज? 4 जी अनिल जी, सेल साइड के काफी है और कोई अनिल जी अगर कोई मिला सेल का तो निकालूंगा, वरना फिर देखेंगे अभी लास्ट हाफ एन में। अच्छा मिला तो निकालूंगा या आप ढूंढ रहे हो खुद ही जा जाके? नहीं अनिल जी, मिल रहा है फिर उसको पकड़ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए। तो सुमित जी कुछ नहीं कर रहे, सामने से सेल सिग्नल आ रहे हैं तो फिर सुमित जी बता रहे हैं। ये बेनिफिट ऑफ डाउट हम सुमित जी को दे रहे हैं। आइए एक और, जहां अमेरिका में नौकरियां बढ़ रही है लेकिन महंगाई भी बढ़ती जा रही है, और भारत में इसकी विपरीत, नौकरियां तो बढ़ी है लेकिन महंगाई भी घट रही है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें अलग हो रही है, अमेरिका से बेहतर। कैसा है भारत में रोजगार का हाल? ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट और डेटा है नूपुर के पास। नूपुर बताइए क्या हाल चाल है? नौकरियां काफ़ी, आज सुबह हमने टीम लीड से भी बात की थी। तो हाँ, पर शायद वो थोड़ी अलग बता रही थी डेटा। नहीं, वो 2 तरह से बता रही थी। हाँ, वो 2 तरीके से बता रही थी। कहीं तो बहुत ज्यादा है, कहीं मामला ढीला है। लेकिन ओवरऑल देखे जो EPFO का डेटा आया है वो काफी स्ट्रांग है। 35% की ग्रोथ है पिछले साल से कंपेयर करें। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो अकाउंट खुलते हैं, करेक्ट, राइट। हाँ। अच्छा, मैं हमारे दर्शकों को बता दूं ये EPFO क्या है। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर एक नियत नंबर से ज़्यादा एम्प्लॉय है तो उन्हें एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। और वो संख्या बहुत छोटी है, शायद 20-25 के आसपास होगी, अब मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। हाँ, 75 के आसपास। 75 आजकल, हाँ। ठीक है। सो अगर उतने एम्प्लॉय हैं किसी के पास, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको PF उनका काटना पड़ेगा, PF जमा कराना पड़ता है। और उसको PF जो जमा कराते हैं उसको कहते हैं EPFO, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें जमा कराना। हर आदमी का एक ही EPF अकाउंट खुलता है। अब ये ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें पूरे डेटा में। जैसे नेहा जी का है, तो नेहा जी कितनी नौकरियां बदल ले। नेहा जी अकाउंट एक ही है ना, EPF का? सारी नौकरियों में सभी एक ही। नौकर आपका भी सेम है? हाँ सर, मेरा भी सेम है। सो अगर
ईपीएफ अकाउंट बढ़ रहे हैं तो ये क्लियर कट है कि इतने लोगों को पहली बार नौकरी मिली है। नौकरी पहली बार नहीं भी मिली है तो पहली बार उन्होंने ऐसी कंपनी में नौकरी की जाए, प्रोविडेंट फंड है, मतलब ढंग की साइज की। इसका मतलब ये रोजगार बढ़ने का सबसे ठोस सबूत है। और ये मैं बताऊं कि ये है ना, एक बार मुझे किसी मंत्री जी ने पूछा था कुछ साल पहले की बात में, तो वो बोले कि यार वो हमारे विपक्ष वाले हैं ना, हमको बहुत घेरते हैं कि रोजगार नहीं बढ़ रहा है, कोई ऐसा ठोस सबूत बताओ जो नंबर जिसको चैलेंज नहीं किया जा सके। तब मैंने कहा ये नंबर है जिसको चैलेंज नहीं कर सकते, कम से कम ये पक्का सबूत है अगर बढ़ रहा है तो। बाकी चीजों में कम ज्यादा हो सकता है, वो एक अलग बात है, वो अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन ईपीएफ अगर ये नंबर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्लियर कट है रोजगार बढ़ने का ये एक मजबूत संकेत है। अब आप आगे बताइए। बिल्कुल सर, तो पिछले साल जो 6 महीने थे FY22 के, वहां पे करीबन 64.7 लाख नौकरियां जोड़ी गई थी। उसे को इस साल से कंपेयर करें तो करीबन 87.1 लाख नई नौकरियां इस बार जोड़ी गई है, तो 35% का ग्रोथ आपको दिखेगी। हो सकता है आप ये बोले कि लॉकडाउन था तो नई नौकरियां नहीं जोड़ी गई, तो इसलिए पहले क्वार्टर को दूसरे क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे तो पिछले क्वार्टर में Q1 में से भी कंपेयर करते तो 21% की ग्रोथ है। Q2 जो FY23 का गया, दूसरी तिमाही जो सितंबर क्वार्टर की थी, वहां पे करीबन 47.4 लाख नई नौकरियां जोड़ी गई है, तो करीबन 21% का उछाल भी आपको दिखेगा। और अप्रैल से लेकर सितंबर तक का डेटा निकाले तो सबसे ज्यादा अगर कहीं कौन से मंथ में नई नौकरियां जुड़ी है तो वो महीना आता है सितंबर का। अब अगर नए एस्टैब्लिशमेंट की भी बात करें, जो सर ने बताया कि जो एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिन्हें रजिस्टर करना पड़ता है, तो उसकी संख्या में भी इस बार बढ़ोतरी है। कम से कम 25,330 ऐसी नई ऑर्गेनाइजेशन है जो इस EPFO एक्ट के साथ फिलहाल H1 FY23 में जुड़ी है। और सबसे ज्यादा अगर देखें तो एक्सपर्ट सर्विसेज है, जहां पर सबसे ज्यादा डिमांड है। 36 लाख नौकरियां एक्सपर्ट सर्विसेज जो होती है वहां पर जोड़ी गई है। अब कौन से राज्य में सबसे ज्यादा जोड़ी है, तो महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। हाँ। अच्छा, 18 लाख। आंकड़े कब से कब तक है? अप्रैल से लेके सितंबर तक, 6 महीने के, शुरुआत के 6 महीने के। हाँ सर। ओके। और उसके बाद कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा और गुजरात। और इसके अलावा अगर बड़े राज्य देखें जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश आते हैं जहाँ पर नौकरियां जोड़ी गई है। यहाँ तो कमी जुड़ी है, हजारों में है। हाँ, महाराष्ट्र का फिगर सबसे महाराष्ट्र सबसे आगे, करीबन 18.5 लाख नई नौकरियां जुड़ी है। परफेक्ट। तो अब कौन सी एज ग्रुप भी बता देती हूँ सर। हाँ बताओ। 22 से 25 में सबसे ज्यादा है, करीबन 23 लाख। 26 से 28 जो मिड लाइफ क्राइसिस होता है, समझ नहीं आता कौन से जॉब जोड़े, तो वो 12 लाख है। मिड लाइफ क्राइसिस? हाँ। 26 से 28 में मिड लाइफ हो जाती क्योंकि सर क्या था ना, 25 से 22। बंसल जी, कभी आपके साथ हुआ 26 से 28 साल की उम्र में मिड लाइफ क्राइसिस? नहीं बिल्कुल अनिल जी, हमारे टाइम पे तो अनिल जी ये शब्द भी नहीं थे। क्राइसिस होके निकल गया, पता ही नहीं चला। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, अगर मिड लाइफ 26 साल की है तो अनिल जी टोटल जीवन प्रत्याशा इसका मतलब 60 साल की मान करके चल रहे हैं। हाँ। और अनिल जी आजकल तो सभी लोग 80, 85 और ईश्वर ने चाहा तो 100 भी पार कर रहे हैं। तो अब मिड लाइफ अनिल जी बहुत बाद में आती है, तो अभी किसी की भी मिड लाइफ नहीं आई है अनिल जी, ये आप घोषणा कर दीजिए आज मंच से। आपकी मेरी तो नहीं है, बाकी की अपने जाने। देखो पहले अपनी सेफ्टी कर लो कुणाल जी, बाकी तो किस को कितना जीना अपने आप डिसाइड। ये 25 सच्ची में मिड लाइफ बोलते हैं इसको? सर प्रॉब्लम क्या होती है ना, 22 से 25 में तो आप जॉब ले लो। हाँ। पैसे मिल रहे हैं, क्लियर नहीं होता है थॉट्स आपके कि आपको कौन सी जॉब करनी है। हाँ। फिर एक जॉब करने के बाद आपको रियलाइज होता है कि नहीं अब तो मुझे यही करना है। हाँ। तो वो एज हो जाती है आपकी 26 से 28 या 30 मान लो। फिर आपको वो जॉब नहीं मिलती, तो क्राइसिस हो गया ना। अच्छा, 26-28 में आदमी को पता चल जाता कि और ये जो करना है। हाँ, फिर उसके बाद 35 साल की उम्र में मीडिया में तो आया मैं उसी पे आ रही हूँ सर। हाँ। तो उस 30 के बाद आप जब जॉब मिल गई आपको, उसके बाद आप जब थोड़े 1-2 साल उसमें काम करोगे तो क्लियर हो ही गया, आप जो मिल रहा है उसी के साथ चलना है। तो 35 तक आप पहुंच गए तो एकदम क्लियर हो जाएगा, तो क्राइसिस खत्म हो गई। तो वहां पे भी सबसे ज्यादा जुड़ी है। में शुरू हुई थी, मैं तो 35 साल की उम्र में मीडिया में शिफ्ट हुआ था। मैं तो 35 में क्राइसिस शुरू हुई, तो मतलब इस हिसाब से हाँ, मतलब क्राइसिस मतलब इसका मतलब तो यही हुआ। गजब है यार, मतलब अच्छा बाय द वे, अच्छा कुणाल जी आपको पता है, मालूम है क्या होता है, अगर आप किसी का इंटरव्यू लो आजकल के बच्चे मतलब है ना, वो MBA की डेफिनेशन तो पता ही है ना गुजराती में,
गुजराती में एमबीए की डेफिनेशन किसको पता है? विद ड्यू रेस्पेक्ट टू हेमांग नहीं बताया, हेमांग बता रहा है। हेमांग को पता मैंने बताया क्या? मैंने મને બધું આવડે છે। મને બધું આવડે છે। तो ये एमबीए तो आज किसी एमबीए का इंटरव्यू करो और ऐसा पूछो, अच्छा आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? सर मैं अपने आप को आपकी जगह देखता हूँ। इंटरव्यू लेने वाले हिल जाए, भाई तो मेरी नौकरी के पीछे वैसा। और एक्चुअली वो वाकई में से देखते हैं और लोग, आदमी को लगे मुझे तो 50 साल लग गई इस कुर्सी में यहाँ तक पहुँचने में, ये तो भाई 25 से 30 में ही पार करना चाहता है। तो आजकल बट यही यंग जनरेशन का वो है भी, एस्पिरेशन है, एनर्जी है, पॉजिटिव है। जी कुणाल जी। अनिल जी अनिल जी, आप हायर करते हैं ऐसे लोगों को कि नहीं, ये तो बताइए। प्रॉब्लम क्या है, मैं फायर नहीं करता, इसलिए जब फायर नहीं करता तो हायर करते वक्त बड़ी समझदारी से करता हूँ। तभी तो हमारे एक से एक देखो टीम में, यहाँ नूपुर से लेकर नेहा से लेकर आशीष भी आ गए, एक से एक मजेदार, इतने हार्ड वर्किंग और एनर्जेटिक लोग हैं। इसलिए हम बहुत सोच समझकर, एस्पिरेशन होना अच्छी बात है, एम्बिशियस होना अच्छी बात है, लेकिन साथ में क्वालिटी और हार्ड वर्क चाहिए, है ना, डेडिकेशन चाहिए। जी, तो ये है आपके लिए पूरा मिड लाइफ क्राइसिस से आगे। और कुछ बचा है रोजगार के मामले में? ऑलमोस्ट डन। चलो बढ़िया, तो बहुत बढ़िया रिपोर्ट लेकर आई है नूपुर। ऐसी रिपोर्ट है ना, कभी थोड़े थोड़े दिन बाद रिपीट भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। हमें अच्छी फीलिंग आती है ऐसी रिपोर्ट सुन के। जी बंसल जी। देखो अनिल जी, अभी भी मेरे को मैसेज आया है मेरे कजन का पंजाब से, वो कह रहा है कि पंजाब में मिड लाइफ क्राइसिस होता है, नौकरी हो और बंदा अकेला हो। तो अनिल जी, आपने सारी टीम में ना सारे मिड लाइफ क्राइसिस वाले लोग रखे हुए हैं, आशीष है, दीप है। तो अनिल जी, पंजाब में तो मिड लाइफ क्राइसिस इसको बोलते हैं अनिल जी। सारे वारे कुछ नहीं है भाई साहब, कोई खाली आशीष और दीप के में दुनिया सीमित नहीं है, उनके बाहर भी बहुत दुनिया, बाकी सारे हैप्पीली नहीं, सॉरी, all are married either into crisis or already stormed the crisis। तो चिंता की बात नहीं, ये भी कब तक बचेंगे। बंसल जी, आपकी दुआएं जरूर कभी न कभी इनकी काम आएगी। मिड लाइफ क्राइसिस इनका भी जल्दी से आने की तैयारी में। चलिए, तो ये है आपके लिए सारा का सारा एक्शन रोजगार के आंकड़ों का। तैयार है आशीष चतुर्वेदी, वक्त है बैन से बेनिफिट का। आशीष जी, 3 स्टॉक बैन में, ऐसा मुझे सूत्रों से पता चला है। 3 स्टॉक है सर, और 3 डेल्टा, जीएनएफसी, आईबुल हाउसिंग, सही याद है? बिल्कुल सर। तो आप देख के बोल रहे, मैं बिना देखे बोल रहा हूँ यार, गजब, ऐसा मत करो। मैं 3 है। मैं तो 10 दिन से छुट्टी से आया हूँ सर। मैं पोजीशन भी बताऊंगा ना आपको। बताइए सर। जीएनएफसी 116% है, बैन में बना रहेगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर 85% है, बना रहेगा। लेकिन डेल्टा कॉप ये ट्रिकी हो रहा है, 79.99% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो ये स्टॉक यहाँ पर अगर आप देखें तो पूरी पॉसिबिलिटी होगी कि स्टॉक बैन से बाहर आएगा। लेकिन सर 3 स्टॉक जैसे कि आपने बताया तो 3 ही बने रहेंगे, क्योंकि डेल्टा कॉप बाहर निकल रहा है और एंट्री होगी पीएनबी की। यहाँ पर देखिए, एक दिन के आराम के बाद यहाँ पर फिर से पोजीशंस बढ़ती जा रही हैं। अभी है 97% हो गई, 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए, पीएनबी एंट्री करेगा, डेल्टा कॉप बाहर आएगा, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और जीएनएफसी बैन में बने रहेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए डेल्टा कॉप बाहर निकलने की तैयारी में है। चांसेस पूरे 80 से थोड़ा सा नीचे होता ही जाएगा। 79.99% हो गई है। आ गई? हाँ, तो आना ही है फिर पक्का बैन से। किधर डेल्टा का भाव दिखाया आज सुबह, हरे निशान में दिखा था मुझे। डेल्टा कॉप, ओह 1% ऊपर, 237 ब्रेकआउट की तैयारी है क्या इसमें, जरा समझ लिया जाए। किरण जी, डेल्टा कॉप। अनिल जी, डेल्टा में जो चार्ट पैटर्न है वो काफी स्ट्रांग है, पर मीडियम टर्म आउटलुक से स्ट्रांग है, पर आज के चार्ट पैटर्न में कोई खास नहीं देखने को मिल रहा। पर मेरा मानना है कि आपको लॉन्ग पोजीशंस बना के रखने चाहिए। आपका स्टॉप लॉस लगभग 230 के नीचे होगा, और पहला जो हर्डल है वो लगभग 240 का है। उसके बाद वापस एक बार एक अच्छी मूव आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो ये है आपके लिए डेल्टा कॉप पर आए आज कल बैन से बाहर निकलने की पूरी तैयारी है, और उसके बाद के एक्शन पर रहेगा फोकस। इस बीच आईडीबीआई बैंक स्पाइक आ गया, वहां पे आएगा। खबर ही ऐसी है, विदेशी फंड इस बैंक में 51% से ज्यादा हिस्सा रख सकते हैं।
ये आप माने तो सरकारी बैंक है, नहीं माने तो प्राइवेट बैंक है। सरकारी बैंक इसलिए मानते लोग कि एलआईसी की मेजर हिस्सेदारी है, एलआईसी सरकारी कंपनी है। प्राइवेट बैंक इसलिए मानते कि डायरेक्टली सरकार की हिस्सेदारी है नहीं है। लेकिन इस बैंक में जो एलआईसी की हिस्सेदारी है उसे बेचना है, ये आप हम सब लोग जानते हैं, इसके प्रयास चल रहे हैं। अब इसमें विदेशी फंड 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी रख सकते हैं, ऐसी खबरें आईडीबीआई बैंक को लेकर आती हुई दिख रही है और ये आ रही है रॉयटर्स के हवाले से। मैं बता दूं आपको, ये खबर ऑफिशियली नहीं है, ये रॉयटर ने इसे अपने वायर्स पे डाला है, वहां से हमने ये खबर ली है और आपके सामने रखी है। आईडीबीआई बुल्स कौन है? कुणाल जी, राकेश जी लगातार आईडीबीआई पर, और बंसल जी जब आईडीबीआई की बात करते हैं ये बोलते हैं, अनिल जी आपने कहा था एलआईसी नुकसान में नहीं बेचती, अनिल जी आपने कहा था एलआईसी नुकसान में नहीं पहुंचती। देखो बंसल जी की बात करते करते 40 वाला स्टॉक जो लगातार रिकमेंड कर रहे हैं बंसल जी, अब 60 पे आ चुका है। बंसल जी खबर अच्छी है, राय दें अपनी। अनिल जी जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड करें। अनिल जी चार्ट के बेसिस पे तो रिकमेंड किया ही था, और साथ में अनिल जी गणित यही था, आपने जिस तरीके से वेदांता में बोला था कि एलआईसी अपना माल नहीं बेचेगा नीचे में और इसको होल्ड करो, और सिमिलरली आपने आईडीबीआई में बोला था कि एलआईसी इसमें नीचे के दाम पे नहीं बेचेगा। तो अनिल जी एक आपका फंडामेंटल था, दूसरा मिक्स ऑफ चार्ट था, तो जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड करें अनिल जी। 68 से 75 के लेवल्स आएंगे तब इसको रिव्यू करेंगे। ओके चलिए, तो आईडीबीआई बैंक यहां पर तो अभी होल्ड करके चलने की सलाह है। जबरदस्त 8.5-9% और एक सडन स्पाइक देखने को मिला, और खबर तो फिलहाल रॉयटर्स के हवाले से है, लेकिन क्लियर इंपैक्ट यहां देखने को मिला और पोजीशन होल्ड करने की सलाह। इस बीच टी स्टॉक्स पे हम लगातार फोकस कर रहे हैं, उसी में से एक धनसेरी टी 15 से 18% की तेजी आई है। अब क्या कारण है इस प्रकार की तेजी का, ये बताने के लिए अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, चाय में इतना उबाल? बिल्कुल, इनके लिए स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट खबर आती हुई दिखी, और ये ओवर द टाइम, मतलब अगर पिछले आप नवंबर से देखेंगे कि 20 नवंबर के बाद से 2 एक्चुअली सर्कुलर्स आए हैं जहां पर ये अपडेट आती हुई दिखी है। अब जो कल जो अपडेट आया उसमें क्या आया है कि इन्होंने एक एफजे टी लिमिटेड है, वहां से उनके जो 2 असेट्स हैं टी के बगाने हैं वो ये खरीदने हैं, उसके लिए उन्होंने एमओयू करा है। कितने का एमओयू करा है? 109 करोड़ का जो है ये एमओयू किया है। अब ये दोनों स्टेट के अगर आप देखेंगे, जो दोनों का स्टेट का कुल जो प्रोडक्शन जो होता है इन दोनों में मिला के वो होता है 31.3 लाख केजी का। इसको लेने के बाद कंपनी की जो टोटल जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी हो जाएगी वो 123 लाख केजी हो जाएगी, जो कि अगर आप पूरे हमारे देश में जितना प्रोडक्शन होता है उसका लगभग 1% हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि अगर आप देखेंगे कि कुछ समय पहले ही इन्होंने 3 नए स्टेट और खरीदे थे, वहां पर भी अगर आप देखेंगे उनका लगभग उन तीनों स्टेट का कुल रेवेन्यू जो था लगभग 50 करोड़ के आसपास का था, और वहां पर उन्होंने भी जो टोटल जितना धीरे धीरे लगातार अगर आप देखेंगे इस समय के इस जस्ट 20 नवंबर के हिसाब से देखेंगे तो वहां से जो उन्होंने एमओयू करे हैं तो इनकी जो टोटल क्षमता है वो जो 65 लाख केजी थी वो बढ़ के लगभग अगर आप देखेंगे 2 गुने से भी ज्यादा होती हुई दिखी है। और जो हमने पहले भी कुछ टाइम पहले शायद आपको याद होगा हमने एक लिंक करके बताया था कि जहां पर जो टी स्टेट्स हैं और वहां पर क्या है दिक्कतें चल रही है, तो वो जो बगाने हैं वो बहुत कम दाम पर हैं जो मिल रहे हैं, तो हो सकता है उनको यहां पर भी फायदा होता हुआ दिखेगा। और क्योंकि अब जो इनके प्रोडक्शन है वो डबल होता हुआ दिखा है, तो इसीलिए इनकी अब जो रेवेन्यू है वहां पर भी बहुत बढ़िया ग्रोथ का अनुमान है, और इसीलिए देखेंगे कि आज शायद आपको ये बढ़िया मूवमेंट भी यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। ओके, एक चेक धनसेरी टी पर भी ले लेते हैं, और हमारे साथ यहाँ पर हिमांशु जी बने हुए। हिमांशु जी, टी स्पेस धनसेरी टी, एक बार सर जरा चार्ट देख के बताएंगे क्या व्यू बन रहा है? नेहा जी देखिए, पोजिशनल तौर पर अगर मैं देखता हूं तो चार्ट का सेटअप पॉजिटिव है। इनफैक्ट स्टॉक ने पिछले कुछ महीनों एक अपनी अच्छी करेक्शन साइकिल को कंप्लीट किया है। 380-400 के लेवल से करेक्ट हुआ और अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगभग आधा होता हुआ नजर आया। 180-200 रुपए के मेजर सपोर्ट्स को टेस्ट करने के बाद वापस से यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में स्टॉक में 300 से 320 रुपए तक जाने की अपसाइड की गुंजाइश है, तो यहाँ पर जिनके पास तेजी की पोजीशन है बने रहें। फ्रेश खरीदारी के लिए मुझे लगता है कि कोई डिप अगर 250-245 के जोन में आता है तो वहां पे खरीदारी करें, और 320 से 340 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आने वाले कुछ समय में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 320 और उसके पार का भी लेवल धनसेरी टी में देखने को मिल सकता है, और अच्छी खासी स्ट्रेंथ गोइंग फॉरवर्ड चार्ट्स पे बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, अब वक्त हो गया है कैश का ऑप्शन। जय ठक्कर से लेते हैं उनकी स्ट्रैटेजी। जय, बताइए आपका कैश का ऑप्शन।
जी गुड आफ्टरनून टू यू नेहा। नेहा, बैंक निफ्टी में तो सुबह एक मूव हमें देखने मिला 50-60 पॉइंट का ऑप्शन में, और अब फिर से अभी भी भाव के ऊपर ही है। अब जो मैं दे रहा हूँ वो है निफ्टी का 18,600 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह। 132 पर अभी ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद चले नेहा। एंड ये भी 8 दिसंबर की एक्सपायरी का ही है। यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा दैट वुड बी एट 84। सो 132 में खरीदे, 84 का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ। एंड पहला टारगेट जो निकल कर आ रहा है दैट इज 184। एंड सेकेंड टारगेट जो है दैट इज 220। सो 220 तक के टारगेट्स भी आपको देखने मिल सकते हैं। रीजन बीइंग के मुझे ऐसा लग रहा है कि बाउंस आपको 18,750 तक का देखने मिल सकता है निफ्टी में। इनफैक्ट 18,725 750 जो है ये पहली रेंज है जो निफ्टी टेस्ट कर सकता है यहाँ से, मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज ऑन अ क्लोजिंग बेसिस इंपॉर्टेंटली ये देखने मिला है यहाँ कि 18,600 के ऊपर निफ्टी ऑलमोस्ट आज पॉसिबिलिटी है क्लोज होने की। एंड दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि अगर ये हो जाता है तो 18,725-50 की रेंज निफ्टी अब टच करेगा। एंड उसके ऊपर जाता है देन डेफिनेटली इट कैन फर्दर एक्सटेंड इट्स रैली टिल 18,800 825। बट यहाँ से तो 18,750 तक के लेवल्स मुझे नजर आ रहे, तो इसीलिए ये 18,600 के स्ट्राइक का इन द मनी कॉल ऑप्शन मैंने सजेस्ट किया है 8 दिसंबर की एक्सपायरी का। 18,600 का कॉल ऑप्शन 132 में, और जो ने हम बात कर रहे थे थोड़ा लेट हो गए थे 240 पर कि 18,600 के नीचे बंद नहीं होगा। और रिकवरी दिख रही है सर हमें। 1 करोड़ शेयर उधर है। अच्छा, अभी बहुत ज्यादा खुशी मैंने 18,700 के ऊपर भी आज बंद नहीं होगा। अच्छा, हाँ हाँ, आपने खैर मेंशन किया था। वो आपके लिए रेंज सेट एकदम तो सही जगह बंद हो रहे हैं। तो 18,600 18,700 की रेंज में जाकर आप बंद हो रहे हैं बीचों बीच में, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं फिलहाल। ये है ओके। सुमित जी 4 तो सेल कॉल दे चुके हैं, फिर से बिगुल सेल आएगा कि बाय? बिगुल के बाद पता चलेगा। क्योंकि सुमित जी ग्रे सूट में है, ब्लैक भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है। जी सुमित जी बताएं। अनिल जी आपकी बारी बाय का है। देखा, लगा नहीं तो बोलते था ना कि शॉर्ट कॉल एक और। बताइए सर। और अनिल जी आपकी बारी सीधा एक्सचेंज ही बाय करना है। स्टॉक्स बहुत सेल कर लिया। जिस स्टॉक में बाय का सिग्नल बन रहा है, जिसमें एक अच्छी कैंडल फॉर्म हो रही है, उसका भाव चल रहा है 581 582। स्टॉक का नाम है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके अंदर अनिल जी ब्रेकआउट के सिग्नल मिल रहे हैं। स्टॉक पिछले 5 दिनों के हाई आज ब्रेक कर रहा है। वॉल्यूम्स के साथ ये प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, और ये स्टॉक अब यहां से भागने को तैयार है। इसको थोड़ा सा पोजिशन नजरिया बना के खरीदारी करें। आज और आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये स्टॉक में बहुत बढ़िया और बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनेगा। ये स्टॉक के अंदर लोअर लेवल्स पे बेस बना है 565 570। ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट लेवल होगा, तो 565 के आसपास का इसके अंदर स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में इसमें पहला टारगेट बनेगा 600 रुपए का। 600 रुपए का लेवल जब एक बार निकल जाएगा BSE का, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मोमेंटम और बढ़ेगा, और 625 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक के अंदर बेस बन रहा है, रिवर्सल के संकेत है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है, वॉल्यूम्स के साथ बाइंग देखने को मिल रहा है। 565 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 600 सवा 600 के टारगेट आने वाले कुछ ही दिनों में स्टॉक में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो सुमित जी ने 4 सेल कॉल के बाद BSE खरीद की रिकमेंडेशन दी है। पोजिशनली गोइंग फॉरवर्ड इसमें अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। 600 पहला पड़ाव, दूसरा 625, 565 का स्टॉप लॉस आपको यहां पर लगा के चलना है। और ओके, चलिए इसी बीच PSU बैंकों की तेजी पर मॉर्गन स्टैनली है वो बेहद बुलिश हो गया है। तो किस तरह के टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, कैसे आउटलुक है, इस पर पूरी डिटेल लेकर वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, जबरदस्त स्ट्रेंथ हमने PSU बैंकिंग स्पेस में देखी है, क्या कहना है अब? मॉर्गन स्टैनली तो कह रहा है कि अभी तो और चलेगा, अभी तो और भागेगा ये स्टॉक्स में, अभी और रैली आने वाली। और इनफैक्ट इनके वर्डिंग्स में पढ़ रहा था कि कह रहे थे कि अभी री-रेटिंग बाकी है। अभी बाकी है? अभी बाकी है। वेरी गुड। अच्छे खासे टारगेट्स इन्होंने बढ़ाए अनिल जी। बढ़िया है, बढ़िया। तो मैं जो थोड़ा बहुत सोचा था कि सरकारी बैंकों में प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, कि एंट्री के लिए लेट हो गए, तो एंट्री के लिए लेट हुए, लेकिन अभी भी है तो हो है, अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है, अभी भी आने वाला है। मेरे ख्याल से एक अगर 10-15% के आसपास का करेक्शन आ जाए, 10 से 15% आ सकता है, क्योंकि सरकारी बैंक छोटे छोटे ना, 40 वाला 4 रुपए गिरने में टाइम नहीं लगाता। तो अगर आ जाए तो बढ़िया फिर से एंट्री का पॉइंट बनेगा। पूरी रिपोर्ट बताओ आप। ठीक है अनिल जी, तो इस रिपोर्ट में इनका कहना है कि सरकारी बैंक्स में अभी भी तेजी हो सकती है, री रेटिंग जो है इन बैंक्स में देखने मिल सकती है। सबसे पहले तो यहाँ पे इनका कहना है कि जो मार्जिन है बैंक्स के
उनमें आपको अच्छा खासा सुधार देखने मिलेगा। लोन ग्रोथ जो है वो काफ़ी बेहतर रह सकती है, यहाँ से भी मार्जिन को सपोर्ट मिलेगा। क्रेडिट कॉस्ट जो है वो लगातार कम हो रही है, जिसका फायदा जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे इनको मिलने वाला है। एक माफ कीजिएगा, बेटर चीज़ ये है कि जितने भी बैंक है इनके अब जो लोन्स होते हैं वो रेपो लिंक्ड होते हैं, और हम देख रहे हैं कि लगातार रेपो रेट में बढ़ोतरी हो रही थी, तो इसको इन बैंक से सीधे सीधे पास ऑन कर दिया, उसका फायदा भी इन बैंक्स को मिलेगा। और इसके चलते कहीं ना कहीं मार्जिन जो है अभी भी FY23 में जो बचे कुछ 2 क्वार्टर्स है उसमें 10 से 20 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो होने वाली है। FY24 में जाके मार्जिन में जो बढ़ोतरी का सिलसिला है शायद वो थोड़ा थम सकता है, यानी कि अभी भी 1 साल तक जो बैंक्स के मार्जिन है उनमें बढ़ोतरी होने वाली है। लोन ग्रोथ जो है वो बेहतर हो रही है, और लोन बुक को अभी भी मार्केट ने पूरे तरह से प्राइस ऑन नहीं किया है, ये इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो काफ़ी बेहतर है। इनफैक्ट पिछले 2 साल से अगर आप देखेंगे तो जितने भी बैंक है, खासकर सरकारी बैंक्स, इनके NPA की सिचुएशन में जो है वो लगातार कमी आ रही है, जिसके वजह से इनके क्रेडिट कॉस्ट जो है वो कम हो रहा है। इसका फायदा भी आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन में देखने मिलेगा। इसके लिए यहाँ पे ज़्यादातर सरकारी बैंक जो है इनको सबके सब पसंद है, लेकिन खासकर ये उन बैंक्स पे अब कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं जहाँ पे ग्रोथ तो अच्छी होगी, साथ ही साथ वैल्यूएशन भी काफ़ी सस्ते हैं। इसके लिए कैनरा बैंक यहाँ लक्ष्य बढ़ाया है 280 से बढ़ा के 345, बैंक ऑफ बड़ौदा 195 से बढ़ा के 220, बैंक ऑफ इंडिया 95 से बढ़ा के 125, PNB 40 से बढ़ा के 60। तो तमाम सरकारी बैंक जो है उनमें इन्होंने अपने प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं। ओके, तो यहाँ पर जबरदस्त स्ट्रेंथ स्पेस में दिख रही है। इनफैक्ट कैनरा बैंक, आज हम देख रहे हैं कि पूरे PSU बैंक्स में एक SBI और कैनरा बैंक ही है जो फिलहाल लाल निशान में कारोबार करते हुए दिखाई दिए हैं। और सर इस पे एक चेक ले लेते हैं। कुणाल जी, सर बताइए, अभी तो दिन के निचले स्तर पर कैनरा बैंक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस रिपोर्ट के बाद आपको लगता है कि यहाँ से अब कुछ खरीद के मौके चार्ट्स पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, यहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त अपमूव हमने ऑलरेडी देख लिया है नेहा, और मुझे लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पर हो सकता है। कंसोलिडेशन में 310 से 330 के बीच में स्टॉक कुछ समय बिता सकता है, लेकिन जिस तरह की ट्रेजेक्ट्री सरकारी बैंकों की है, मुझे लगता है कि एक एक करके सभी में तेज़ी बन रही है। कैनरा बैंक में भी हमने बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी निचले स्तरों से देख लिया, मुझे लगता है और ऊपर के लेवल संभावित है। 310 के आसपास एक संशोधित स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करने की राय है फिलहाल। ओके, 310 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह, लेकिन बच चुके हैं 320 और वक्त हो गया है सर की 320 की स्ट्रैटेजी का। सर एक बार लेवल्स में आपको बता दूं, SGX निफ्टी 42 अंक नीचे है इस समय, तो कुछ इम्प्रूवमेंट यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल रहा है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। सर उसी लेवल के आसपास अपने आप को होल्ड कर रहा है, 42 पॉइंट्स ऊपर है, तो एक कहीं ज्यादा घूमता फिरता दिखाई नहीं दे रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स ये भी 20-23 अंक, ये बिल्कुल सर सुबह वाले लेवल हैं, वहीं जाके ये अटक गए हैं। और बिल्कुल दायरे का ट्रेड हम यूरोपियन मार्केट्स में देख रहे हैं, फ्लैट टू नेगेटिव ही है सर रुझान। तो अब इसके हिसाब से कैसे पता चलेगी आज रात अमेरिका में क्या होगा? बिल्कुल नहीं पता नहीं, 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे में तो क्या अंदाज लगाएंगे? ये बिल्कुल सुबह वाले लेवल्स हैं। हाँ, तो हम लगाएंगे ही नहीं अंदाज। फिर हम क्या करेंगे? हम 2 चीज करेंगे, हम अपने लेवल पे फोकस करेंगे। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, तेजी के मार्केट को, लाइफ टाइम हाई मार्केट को ट्रेड करने का एकमात्र तरीका जो मुझे आता है, 50 हो सकते हैं, सबको अपने अपने आते हैं, मुझे जो आता है वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस कहाँ है, खड्डा कितना नीचे है, ये पता होना चाहिए कि कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है। जिन्होंने आजकल के लिए निफ्टी खरीदा है 18,700 के नीचे बंद हो रहा है, वो अपनी पोजीशन कम कर सकते हैं। जिन्होंने 7-8 दिन के लिए खरीदा है, 10 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए खरीदा है, उनका स्टॉप लॉस 18,500 है। तो आजकल वालों के लिए एक बार आप या तो स्टॉप लॉस ट्रिगर कर सकते हैं या 18,500 का पुट लेकर हेज करें अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो। अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है और आप हेज करना चाहते हैं, 18,800 का हेज करके चले, नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी लग नहीं रहा कि 150-200 पॉइंट एकदम निफ्टी ऊपर खुल जाए। नो डाउट 2 दिन से 750 पॉइंट घटा है डाउ, आज हो सकता है रिकवरी दिखा दे। अमेरिका भी हमें कोई खराब नहीं लग रहा। मैं बोला भी आपको कि 34,500 के आसपास डाउ पहुंचा है, वहां से 700-800 पॉइंट घटा है, प्रॉफिट बुकिंग है। 34,587 का हाई बनाया था डाउ जोन्स ने इस रनअप में, वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हो सकता है अमेरिका बढ़ भी जाए लेकिन हमारे लिए क्या है कि हमारी स्ट्रेटेजी जो हम बना रहे हैं अभी, ये सिर्फ 9:45 बजे तक की, 9:30 पौने 10 तक की, क्योंकि उसके बाद गवर्नर साहब डिसाइड करेंगे। कल सुबह पॉलिसी है, याद रहे,
एक तो हाँ ध्यान रखना भाइयों, इधर उधर हो मत जाना। कल है ना कई बार बहुत सारे लोग हैं ना 9 सवा 9 बजे देखा, 9:30 बजे जैन साहब का जेम्स आया, अब चलो चलते हैं। हाँ वो चलो चलते में मत रह जाना। कल गवर्नर साहब की पॉलिसी है, कल बड़ा दिन है, तो आपको थोड़ा 10 बजे तक तो कम से कम देखना है कि पॉलिसी में क्या बोलते हैं क्या करते हैं। बोलने में तो खैर उनको टाइम भी लगेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन ब्याज दरें कितनी कम ज़्यादा होनी है तो उसका पूरा इंतजाम हमने किया है। सारे एक्सपर्ट्स हैं ही आपके चहेते, और पूरा विश्लेषण आपको मिल ही जाएगा। और कल मार्केट का पूरा एक्शन आपको पॉलिसी का देखना है। जी बिजनेस में हमारे साथ मैं और नेहा आपके साथ होंगे ही होंगे। अब जहाँ तक आज की स्ट्रेटजी का सवाल है, सो ओवरऑल हम हल्के से कमजोर बन रहे, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। पोजिशनली अभी भी आप आराम से निफ्टी होल्ड करें। लॉन्ग है 18,500 का पुट ले लीजिए, शॉर्ट है 18,800 का कॉल ले लीजिए अगर आप हेज करना चाहें। ऐसा लगता नहीं आज को देखें 150 ऊपर या 150 नीचे के में कहीं खुलने वाला है, इससे कोई बड़ा ऊपर नीचे होना है नहीं। तो यू आर सेफ। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। अब आइए बैंक निफ्टी 43,150, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बैंक निफ्टी फर्स्ट क्लास 43,000 के ऊपर बंद, क्या दिक्कत है? नो इश्यूज, कोई दिक्कत है ही नहीं। बैंक निफ्टी बढ़िया ही है। बैंक निफ्टी आपका देखो फर्स्ट क्लास 43,000 के ऊपर कितने 1 2 3 4 7 दिन से करीबन 42,983 को भी मैं 43,000 ही मानता हूँ, होल्ड आउट कर रहा है। हाँ, तो करीबन 8 दिनों से बैंक निफ्टी भी आपका 43,000 के ऊपर बंद हो रहा है। तो आई थिंक बढ़िया है। बैंक निफ्टी में तो लॉन्ग पोजीशन रखिए, अगर लगाना है तो 42,900 का पुट लेकर लगाइए, शॉर्ट है तो 43,500 का कॉल लेकर रखिए। जरूरत नहीं है लेकिन करना चाहे तो। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी सर की आपके लिए है, लेकिन आपको केयरफुल रहना है। कल गवर्नर साहब की जब यहाँ स्पीच शुरू होगी उससे पहले तक की रणनीति सर ने क्लियरली आपको यहाँ पर बता दी है। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है जय का जैकपॉट का। बताइए जय, आपका जैकपॉट शेयर। जी नया खरीदना है अल्ट्राटेक सीमेंट फ्यूचर्स को। ये 7,308 पर अभी ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद कर चले। यहाँ पे पोजिशनल पर्सपेक्टिव जो एक स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना होगा, दैट वुड बी एट 7,100, नियरली अराउंड 208 पॉइंट का यहाँ में स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहा हूँ। बट देन ट्रेड भी पोजिशनली बहुत ही अच्छा यहाँ पे निकल कर आ रहा है, इसलिए मैं फ्यूचर्स में भी इसको दे रहा हूँ। ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट इसका नया निकल कर आ रहा है दैट इज 7,558, 7,558, एंड वो निकालता है तो लगभग 7,700। ये लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में से इसमें से ब्रेकआउट आते हुए देखने मिला है 2 दिन पहले, एंड देन रीटेस्ट हुआ है उसके ब्रेकआउट लेवल्स को, और फिर से वहां से एक रिवर्सल देखने मिलता है। तो इस लेवल्स पर तो रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रहता है टू एंटर इनटू एनी बुलिश ट्रेड। और यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर भी देखने मिल रहा है मोमेंटम में। डेली वीकली चार्ट्स पर एक बढ़िया सा बाय क्रॉसओवर है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि लुकिंग एट दिस पैरामीटर्स, यहाँ पे डेफिनेटली अल्ट्राटेक सीमेंट्स पर एक लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। कह रहे कि 2 दिन पहले इसमें एक बढ़िया सा ब्रेकआउट आया अल्ट्राटेक सीमेंट में, और यहाँ पर 7,558 का स्टॉप लॉस, नहीं सॉरी 7,558 का पहला टारगेट है, 7,700 का दूसरा टारगेट 7,000। तो ये ब्रेकआउट आया 2 दिन पहले, आपने 2 दिन क्यों लगाए कॉल देने में इतना टाइम? आमतौर पर तो आप लेते नहीं इतना टाइम। नहीं अनिल जी, तभी सिद्धार्थ ने वो कॉल दिया था और मैंने कहा भी था कि बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है, तो वो सिद्धार्थ ने दे दिया तो मैंने दिया नहीं वो समय नहीं थी, बट मैंने कहा था कि आई एक्नॉलेज और आई सेकंड हिज थॉट्स। और अनिल जी अब फिर से रिटेस्ट होकर रिवर्स हो रहा है, तो मैं सोचा कि अब मौका मिस नहीं करता हूँ। ओके, तो ये है अल्ट्राटेक सीमेंट पर जय की तरफ से खरीदारी के तरीका है। सीमेंट पर आज कुछ अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट भी थी जिसकी वजह से तेजी भी बनती हुई दिखी, लेकिन एक बार जरा चोपड़ा साहब से भी राय ली जाए सीमेंट स्टॉक्स में। सर क्या करना चाहिए, निवेश करें या रुकें? कि बजट में अनिल जी अच्छा आउटले आना चाहिए पूरे के पूरे जो इंफ्रा क्षेत्र है उसके लिए, क्योंकि अब इलेक्शन में जाएंगे अगले साल 2024 में, तो मुझे लगता है काफ़ी अनाउंसमेंट्स होंगे। और जब भी इंफ्रा स्पेस में जो इन्वेस्टमेंट होता है तो सीमेंट की खपत होती है, लोहे की खपत होती है। नंबर 2, हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 8% के लगभग टच कर रही है, तो मुझे लगता है कि सरकार इस बार ज़रूर बजट में कुछ ऐसा लेके आएगी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। और इंफ्रा स्पेस सबसे बड़ा
क्षेत्र है जहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, बहुत सारे लोगों को नौकरी दी जा सकती है एक साथ में। तो मुझे लगता है कि जो चुनिंदा टॉप की सीमेंट कंपनीज हैं, अल्ट्राटेक है, एसीसी है, अंबुजा है, इंडिया सीमेंट्स है, रामको सीमेंट्स है, साउथ में जो छोटी मझोली अच्छी कंपनीज हैं वो भी बहुत अच्छा करेंगे। जेके लक्ष्मी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो काफ़ी सारी अच्छी सीमेंट कंपनीज हैं जो कि मेरा मानना है कि तेज़ी दिखाएंगी और इसमें निवेश किया जा सकता है कम से कम 1-1.5 साल की पर्सपेक्टिव से, तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए सीमेंट कंपनियों पर निवेश करने की राय चोपड़ा साहब की तरफ से आ गई। ओके, किसी की कोई इच्छा बची है बिगुल बिगुल की तो बता दे। पूरे 1 मिनट और 20 सेकंड बाकी हैं आपके लिए, नहीं तो मैं समापन समारोह की तरफ बढ़ रहा हूं आगे। बता दूं कि आज के दिन में क्या क्या हुआ, और जो मैं बताते वक्त आपको ये बताना चाहता हूं कि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। गैप से खुलने के बाद हम नीचे आए। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात है कि हम डे हाई के आसपास बंद हो रहे हैं। निफ्टी का आज का हाई है 18,654 का, बंद हो रहे हैं हम 18,645-50 के आसपास। तो क्लोजिंग बुरी नहीं है। मोमबत्ती जो बनाते हैं कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, किरण जी, ये आज हरे कलर की बनने की संभावनाएं ज़्यादा है, क्योंकि खुले आप 18,600 के आसपास, बंद 18,650 के आसपास हो रहे हैं। साइज छोटी ही सही हो, थिकनेस कमी हो, लेकिन ग्रीन तो बनी है। ठीक है। बैंक निफ्टी यहाँ पर जहाँ खुले लगभग उसी के आसपास बंद हो रहे हैं, खुले तक 43,094 के आसपास, बंद भी लगभग वहीं पर हो रहे हैं, 0.5% के नुकसान के साथ। आइए निफ्टी में जिन शेयरों ने बढ़त देने का काम किया है, लीवर, अल्ट्राटेक जैसे शेयर, नेस्ले शेयर, ये थोड़े बहुत मजबूती के साथ बंद हुए हैं। और कमजोर कौन से रहे हैं? भारत पेट्रोलियम, बीपीसीएल, हिंडाल्को, मेटल्स ही खास तौर से कमजोर रहे। करेक्ट, एग्जैक्टली। हाँ, इनफैक्ट एचपीसीएल पे सुमित जी ने आज अपनी शॉर्ट कॉल दी थी और बीपीसीएल डेज लो पर उसी वक्त जाता हुआ दिखा था, और आज ये निफ्टी लूजर्स की लिस्ट में भी शामिल है। मेटल स्पेस में तो हमने वैसे भी पिटाई होते हुए देखी थी। इसके साथ साथ डॉक्टर रेड्डीज और ये ऑटो स्पेस में आयशर मोटर्स, इसकी भी पिटाई हुई है। और बैंकिंग देखिए, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, ये भी आज प्रेशर खाते हुए नजर आए हैं। लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस अदानी एंटरप्राइजेज, एचयूएल, नेस्ले, अल्ट्राटेक से 2.5% ऊपर आज बंद होने में कामयाब रहे हैं। तो कुछ अच्छी स्ट्रेंथ हमने यहां से सर बनते हुए देखी है। बैंक्स इस समय 141 के आसपास का लेवल दिखा रहे हैं। 191 पॉइंट नीचे फिलहाल वो नंबर बनता हुआ दिख रहा है सर। हो गया, थैंक यू वेरी मच। हाँ सर, चलिए, बंद हो गया है, प्रोविजनल क्लोजिंग आ गई आपके सामने, फाइनल भी आसपास आएगी, ज्यादा कुछ बदलेगा नहीं, चिंता न करें। इसलिए बता दूं शाम का आयोजन किया है आज। कमोडिटी मार्केट में आपके लिए ढेरों नए मौके हैं। बुलियन हो, मेटल्स हो और बाकी सारी कमोडिटी में आपके लिए ये सारे के सारे बढ़िया एसेट क्लास बन सकते हैं। और इन्हीं की बारीकियां समझाने के लिए जी बिजनेस और MCX IPF, अब आप सोच रहे IPF क्या है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, जो इन्वेस्टर्स को एजुकेशन करने का काम करता है, जगाने का, समझाने का काम करता है। हम दोनों मिलकर लेकर आ रहे हैं आपके लिए कमोडिटी गुरुकुल। 15 दिसंबर को पहुंचेंगे दिल्ली, जहां बाजार के बड़े जानकार आपको बताएंगे कमोडिटी बाजार में इस वक्त नए टूल्स क्या है। आप भी इस गुरुकुल का हिस्सा बन सकते हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लिखें ZB, एक स्पेस दे, अपना नाम लिखें और स्पेस के साथ शेयर का नाम लिखें, जिस शहर से आप आ रहे हैं। मतलब जी, जिस शहर से आ रहे हैं उसका लिखना है कि दिल्ली का लिखना है? जिस शहर से आप आ रहे हैं, आप कहीं से भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको दिल्ली का ही होना चाहिए। 57575, ये है वो SMS का नंबर जहां पर आपको SMS कर देना है। और 15 दिसंबर को आपकी मुलाकात होगी मृत्युंजय से। सही में होगी, मैंने ऐसे बोल दिया? होगी ना? तो मृत्युंजय आपको मिलेंगे 15 दिसंबर को इस पूरे कार्यक्रम में, दिल्ली में आपको मिलेंगे। तो आप भी आयोजन में हिस्सा ले सकते हैं। बाकी जैसे आप SMS करेंगे, रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको डिटेल मिल जाएगी प्रोग्राम कहाँ हो रहा है। अभी आप पूछोगे, सोचेंगे होगा कहाँ, तो फिर आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तभी पता चलेगा। सारी डिटेल्स थोड़ी पहले बताई जाती है, मृत्युंजय धीरे धीरे करके सारी बताते हैं। ओके, बढ़ते आगे। और अब तक धारणा ये रही है, और ख़ास तौर से कुणाल जी जैसे लोग जो चाय के बड़े शौकीन हैं। कुणाल जी ध्यान से सुनिएगा, आप ही के लिए ये खबर है। ग्रीन टी सेहत को फिट रखने के लिए रामबाण है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताएं कि एक जो स्टडी आई है वो ये कह रही कि ग्रीन टी आपके लीवर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। जर्नल ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स की एक स्टडी के मुताबिक ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट लीवर को डैमेज कर सकते हैं।
आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा पर हम इसी पर करेंगे चर्चा। इस प्रोग्राम को देखेंगे कुणाल जी और राकेश जी, बाद में आपस में भी चर्चा करेंगे कि क्या ग्रीन टी लीवर को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है या बंसल जी के पसंदीदा पेय पदार्थ, समझेंगे। इस पर भी चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले क्या ग्रीन टी पीना चाहिए, पीना छोड़ देना चाहिए, कम करना चाहिए, या पीनी है तो कितनी पीनी चाहिए, और पिलानी है तो कितनी पिलानी चाहिए, ये सारे सवाल है। इनके जवाब आपको आज शाम के विशेष शो में ज़रूर मिलेंगे। डॉक्टर अनिल अरोड़ा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे सर गंगाराम हॉस्पिटल से, और उसके अलावा डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी जुड़ेंगे हमारे साथ जो सीनियर फिजिशियन है, और श्वेता नाकरा जी जुड़ेंगी जो जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इन तीनों से हम करेंगे मुलाकात। जी बंसल जी, सॉरी पहले कुणाल जी, ग्रीन टी को रेड सिग्नल। अनिल जी देखिए, अब ये ग्रीन टी पर भी सवाल खड़ा हो गया। हाँ। अनिल जी इस तरह चलेगा तो अनिल जी कुछ पीने लायक बचेगा ही नहीं। अनिल जी पहले चाय को लेकर के प्रश्न खड़े किए गए, अब अनिल जी ग्रीन टी में तो होता ही क्या है, गर्म पानी और हल्का सा उसमें कुछ वो चाय होती है अनिल जी, उसको भी अब ये कह रहे हैं कि उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। मुझे लगता है अनिल जी जो स्टडीज है ना, इन्हीं पर स्टडी करनी चाहिए कि होती है। सही जवाब। मैं बताऊं आपको, सबसे बढ़िया चाय जिसमें कोई नुकसान नहीं मेरे हिसाब से, मेरी स्टडी से, मसाला चाय। बढ़िया फर्स्ट क्लास, इलायची, लौंग, अदरक, काली मिर्च कूट के डालो, कौन सा बैक्टीरिया क्या होगा जो सब इस पूरे तड़के में मर जाएगा। इतना मसाला तो उस मसाले के बाद बचेगा क्या उसमें, और गर्म कर दो, अंदर ही अंदर निपट जाएगा वो। बंसल जी आपको जान के क्या ये खुशी हुई कि जो कुणाल जी पेय पदार्थ पीते हैं उनसे भी लीवर पर असर आता है? नहीं अनिल जी, मुझे तो अनिल जी दुख हुआ, क्योंकि दिन में मैं भी आजकल ग्रीन टी ले रहा हूँ। अनिल जी मैंने तो वो कश्मीरी केसर मंगवा रखा है जो ग्रीन टी में डाल के पीता हूँ। तो अनिल जी ग्रीन टी तो मैं देख के कम कर लूंगा, लेकिन मुझे चिंता और चीज ये हो रही है कि उस कश्मीरी केसर को कैसे यूज करेंगे जो ग्रीन टी में डाल के यूज कर रहे हैं। तो आपने शाम को आज अनिल जी बिजी कर दी है, और टाइमिंग में मैं देख रहा था 5:56 का ये शो है, उसको तो अनिल जी मैं देखूंगा, सेहत से जुड़ा हुआ है तो, और उसके बाद ही पता चलेगा कि कितनी कम करनी है। ठंडी मात्रा में तो नहीं ले रहा, क्योंकि अनिल जी मैं 3 कप लेता हूँ ग्रीन टी। हाँ, सर्दी के मौसम में ठंडी रसमलाई मंगाएं, और उसके ऊपर एक रसमलाई के ऊपर 5 पत्तियां लीव जो छोटी छोटी होती है केसर की डालें, और उसके 3 मिनट बाद उसका सेवन करें, और बंसल जी उसके बाद अनुभव बताएं हम सबकी जानकारी के लिए। केसर का सेवन करने का आपको एक बढ़िया मैंने तरीका बताया, करके बताइए, और आपको अच्छा लगे तो सबको भिजवाइए। तो ये है आपके लिए आज का हमारा विशेष शो, ग्रीन टी को रेड सिग्नल। अगर आप आर्ट, एंटिक या वाइन इन सब में निवेश करने का शौक रखते हैं तो AIF यानी कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड आपके लिए है। आज हम AIF की बारीकियां समझाएंगे, बताएंगे कि कितनी जोखिम भरे हैं ये इन्वेस्टमेंट, किस तरह के, किस प्रोफाइल के इन्वेस्टर्स के लिए है, और साथ ही बताएंगे कि म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले में ये कितने अलग है। आज शाम 6:30 बजे देखिएगा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड, फर्क और फायदे। हमारे साथ होंगे विश्वजीत रवि शर्मा साहब होंगे और विश्वजीत पराशर साहब होंगे, हाँ दोनों ही होंगे, और इन दोनों से हम करेंगे मुलाकात और समझेंगे आपके लिए आज ये विशेष इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, मिस मत करिएगा। और आइए अब रात की हमारी 8 बजे की प्राइम टाइम बुलेटिन। देश में महंगाई के मोर्चे पर काफ़ी हद तक राहत मिली और सब्जियों और फलों के दाम भी घटे। इंडिया 360 डिग्री में हम बताएंगे कि महंगाई के मोर्चे पर राहत कहाँ कहाँ मिली है, और साथ ही घटती महंगाई पर RBI कल आने वाली पॉलिसी में कुछ राहत दे पाएगा या नहीं। कम हुई महंगाई, राहत की घड़ी आई, ये हमारी आज की कवर स्टोरी। और दूसरी कवर स्टोरी है विश्व बैंक से जुड़ी हुई, जिसने भारत की ग्रोथ का अनुमान 6.9% कर दिया है। पहले ये 6.5% था, यानी कि अनुमान बढ़ाया है। सोचिए, अनुमान बढ़ाया है विश्व बैंक ने हमारा ग्रोथ का। पूरी दुनिया में जहाँ घट रहे हैं हमारा बढ़ रहा है। विश्व बैंक ने कहा कि भारत 10 साल के पहले, अब 10 साल के मुकाबले, 10 साल पहले के मुकाबले में अभी ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा कैपेबल है, और ग्लोबल मंदी का असर भारत पर नहीं के बराबर होगा, मतलब होगा ही नहीं। वाह, वर्ल्ड बैंक तो एकदम, ये कॉन्फिडेंस तो वित्त मंत्री जी ने भी लगातार, क्या हो गया अचानक से वर्ल्ड बैंक वाले सुधर गए? हाँ, अब तो अचानक से IMF, वर्ल्ड बैंक वाले सब अब गुणगान करने लगे भारत का। वेरी नाइस। सो आज इंडिया 360 डिग्री में हम इसका करेंगे विश्लेषण। विश्व बैंक ने माना भारत का है जमाना। वाह, बहुत बढ़िया लाइन लिखी है, बधाई। चलिए, तो ये है आज का सारा कार्यक्रम, लेकिन कल के कार्यक्रम को मिस नहीं करना है आपको, क्योंकि कल का कार्यक्रम में बेहद विशेष, सुबह 9:45 बजे हम आपकी मुलाकात कराएंगे
नहीं, उनसे तो 10 बजे कराएंगे आरबीआई गवर्नर साहब से, 9:45 बजे मुलाकात कराएंगे बग्गा साहब से, अतुल जोशी साहब से और महेंद्र जाजू साहब होंगे और साथ ही साथ राहुल अरोड़ा साहब, चारों मिलेंगे, आपके साथ करेंगे पॉलिसी का विश्लेषण और बाकी हमारे एक्सपर्ट का पूरा दमदार पैनल तो होगा ही होगा। तो मिस मत कीजिएगा क्रेडिट पॉलिसी का पूरा एक्शन जी बिजनेस पर। समाचार समाप्त हुए। नेहा जी इजाजत ले ली जाए। बिल्कुल सर। चोपड़ा साहब, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, किरण जी, जय ठक्कर साहब, हिमांशु गुप्ता साहब और नितिन जी, आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद आज साथ देने के लिए। क्लोजिंग शो में कल सुबह आप सबसे फिर मुलाकात होगी।